Yeah, we are live. Okay. सभी साथियों को जिंदाबाद, सलाम और सतरंगी सलाम, जय भीम। नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के ग्राउंडेड वॉइसेज जमीनी आवाज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल in the 19th session of Grounded Voices series run by the National Alliance of People's Movement. हम ये पैंडेमिक के दौरान चालू हुई ये पूरी श्रृंखला काफी समय से जमीनों पे ऊपर भारत के अनेक राज्यों में जो संघर्ष चल रहे हैं उसको आवाज देने की, उस मुद्दे को आगे लेके जाने की कोशिश है। और ये सवाल में हम लोगों ने अनेक जंगल के सवाल हो, कि मेडिकल के सवाल हो, कोविड में आए हुए सवाल हो, अनेक राज्यों में जो विस्थापनों के सवाल है, जो नदियों के ऊपर मछुआरों के सवाल है, शहरों के गरीबों के पूरे आर्थिक नीति के सवालों से लेके पूरे जो लव जिहाद के मामलों से लेके अनेक विषयों के ऊपर हमारी ये कोशिश रही है कि ये आवाजों को जो पूरे भारत भर में जो संघर्ष चल रहे हैं उन आवाजों को एक प्रकार से सबके सामने लाया जाए और इकट्ठा मिलके एक उस संघर्ष को आगे लेके जाने की राजनीति में एक योगदान किया जाए। The Grounded Voices series is trying to capture the local struggles and all the major national struggles which are happening all over India in very different parts of in all the states. We have made the efforts talking from the forest rights, from the issues which are happening in reference to rivers, about the displacement, about the labor rights issues, कोविड में आए हुए हेल्थ के सवाल। सो ये 96 सेक्शन में जो हमारे अभी 117 पूरा होने में 4 ही बचे हैं, उस सब में वी वेलकम यू ऑल। और आज हम उस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं जहां महिलाओं ने खास करके एक बहुत अभूतपूर्व लड़ाई उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में झेली है। द इशू इज अगेन कि किसका विकास, किसके लिए डेवलपमेंट है, whether do we want an airport or we want a good primary schools, good education, good health system, इन सब सवालों को लेके आज मंदूरी में आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के एक लड़ाई छिड़ी गई है। There are a lot of, I mean, the initiative is completely taken by the local people, led and this आंदोलन led by women and many people have participating in it। ये पूरे लोकल तरीके से वहां पे चल रहा है। आज उस आंदोलन को 2 महीने के ऊपर हो गए हैं, आते हुए 27 तारीख को 100 दिन पूरे होंगे इस आंदोलन को। और इस आंदोलन में आज हमारे साथ अनेक वहां के लोकल साथी, उस आंदोलन को नेतृत्व देने वाले साथी भी जुड़े हुए हैं। फॉर्चुनेटली एंड टुडे वी हैव अ मॉडरेटर जो हमारे साथ संचालन कर रही है, वो है डॉक्टर मुनीजा रफीक खान, जिन्होंने भी इस आंदोलन को लेके अपनी सहभागिता दिखाई है और हमेशा वो एक ताकत देने का काम करती है। मुनीजा खान BHU से PhD है सोशियोलॉजी में और इस समय वो रजिस्ट्रार है जो गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज है वाराणसी की, जो इंस्टीट्यूट जयप्रकाश नारायण जी ने चालू की थी और जिसके ऊपर भी बहुत लड़ाई की राइट विंग में और इसमें कैसे न जाए उसकी लड़ाई मुनीजा ने लड़ी हुई है। शी इज ऑल्सो कोऑर्डिनेटर ऑफ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, जो हम जानते हैं कि तिस्ता सेटलवाड़ और सभी साथियों ने मिला है जो मजबूत मंच है, जो पूरे की वो उत्तर प्रदेश की कोऑर्डिनेटर है। वो एक रिसर्चर है और एक बहुत हमारी सबकी जानी मानी संघर्ष करने वाली जुझारू साथी है। She had a lot of work which has been published, which actually covers issues like social legal status of Muslim women, from the land holdings of Dalits, and also recordings of the. She has also been recorded the testimonies and the case studies of the crimes against Dalits and Muslims. She has participated in many national and international fora. But one of the major thing is Muniza is a very strong voice in Uttar Pradesh, जो एक पूरे उत्तर प्रदेश के खास करके माइनॉरिटी के और महिलाओं के आवाजों को आवाज देता है। So welcome Muniza and over to you. Thank you. थैंक यू सो मच अरुंधति, और बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ ज़्यादा ही आपने बताया। लेकिन ये है कि NAPM से हम जुड़े हुए हैं और NAPM ने ये जो शुरू किया है ग्राउंड वाइज ज़मीनी आवाज़ को लेकर के एक जूम से मीटिंग करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और आज बहुत ज़रूरी है कि जो गांव में और छोटी छोटी जगहों में जो आवाज़ उठ रही है उस आवाज़ को दूर बैठे हुए लोग भी सुने, जो चाहे वो बाहर देश में हो चाहे विदेश में हो। तो उसी के तहत आज जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो भी एक है कि उत्तर प्रदेश में एक आजमगढ़ जिला और उस शहर से करीब 19-20 किलोमीटर दूर है मंदूरी गांव। मंदूरी एक हवाई पट्टी है जिसका
एक एक्सटेंशन, एक विस्तारीकरण हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने को सपने में आया है कि इसको बढ़ाया जाए। और ये ही बहुत ही अजीब बात है कि हमारे इस उत्तर प्रदेश में या इस सरकार में, हम बनारस से आ रहे हैं और बनारस में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी सपना आ जाता है। कभी वो सपने में ये समझ में आ रहा है या सुनने में आता है कि वो राजघाट जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है इसको भी वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट में इसको भी गिरा देंगे और यहाँ पे कुछ एक फ्लाईओवर और कुछ बनाने का उनका एक सपना है। उसी सपने में हमारे योगी जी को भी आया और उन्होंने आजमगढ़ में जो एक मंदुरी हवाई पट्टी है उसके विस्तारीकरण के लिए एक सर्वे का काम शुरू कर दिया है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको बिना बताए। और जो हमारा कानून है, भूमि अधिग्रहण कानून, हम बताना चाहेंगे कि जो 2013 का है, उससे बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं। एंड देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स जिसका अनदेखा किया जा रहा है और उसके अनदेखा करके जो ज़मीन है उसको कब्ज़ा किया जा रहा है। ये जो 4 चीज़ें, जो भूमि अधिग्रहण कानून है 2013 का, जिसमें कहा गया है कि जो उसका सबसे पहले आप जब कभी अगर ज़मीन ले रहे हैं, तो सामाजिक प्रभाव वहाँ पे क्या पड़ेगा उसका आकलन एक होना चाहिए। लोगों की सहमति होनी चाहिए, जो लोकल लोग रह रहे, स्थानीय लोग जो हैं, उनकी सहमति है कि नहीं, वेदर दे आर एग्री और दे आर डिसएग्री, यू हैव टू सर्वे फॉर दैट। देन मुआवजा, अगर वो एग्री भी होते हैं तो उसके बाद मुआवजा की बात आती है कि मुआवजा कैसे दिया जाएगा। और मुआवजा गांव में ये कहा गया है कि उसका जो बाजार का जो मूल्य है उससे करीब करीब 4 गुना ज्यादा होना चाहिए। एंड देन कम आता है कि पुनर्वास का और फिर पुनर्स्थापना। लेकिन ये सारी चीजें अनदेखी की जा रही हैं और सरकारें और शासन प्रशासन के बल पर जबरदस्ती जमीनों को ले रही है और अपने मनमाफिक उसका इस्तेमाल कर रही है, जिसकी कोई जरूरत वहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं है या वहाँ के लोगों की कोई मांग नहीं है। उसी के तहत हमारे आजमगढ़ में जो मंदुरी हवाई पट्टी का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिसमें 8 गांव जो जा रहे हैं, 8 गांव के साथ साथ जो कृषि योग्य जो जमीन है वो इसमें जा रही है। और जिसमें लगभग ये एक अंदाजा लगाया गया है कि 4,000 मकान और 45,000 लोग प्रभावित होंगे। दिस इज टू मच कि 4,000 हमारे जो हाउसेस हैं गांव के वो इसमें जा रहे हैं। एंड देन 45,000 जो लोग हैं, जो स्थानीय जो लोकल लोग हैं, वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन सरकार को एक सपना आ गया है, वो जिससे तय कर लिया है कि वो वहां पर एक हवाई अड्डा बनाएगी, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग भी गए थे यहाँ से एक टीम, और हम लोग 5 नवंबर को, और उनमें से हमारे बहुत से साथी हैं जो आज यहाँ बोलेंगे भी। और हम लोगों ने भी वहां उस दिन जब गए हैं, तो जो 13 अक्टूबर से ये धरना चल रहा है, लगभग आज 39 या 40 डेज हो रहे हैं। और हमारी महिलाएं जो साथी हैं वो डट कर ये इसका मुकाबला कर रही हैं। उनसे हम लोगों को ताकत मिल रही है कि किस तरह से हमें अपने जो हमारे जो जमीन है, जो हमारे जल जंगल है, हमें कैसे बचाना है। हम लोग ने जाके जब देखा 13 तारीख को कि 13 तारीख की जब रात में जो घटना घटी है, जो पुलिस आई है, और जब दिन में हमारे साथियों ने मना किया कि आप पैमाइश नहीं कर सकते, आप नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि हम आपको जमीन नहीं देने जा रहे हैं। में आए हैं 2 बजे 2:30 रात में, और उसके बावजूद जब महिलाओं को पता चला और जब विरोध किया महिलाओं ने, तो उन लोगों ने महिलाओं पर जाति सूचक गालियां दी, उन पर हमले किए गए, उनको मारा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई है। जिसका एफआईआर करने पे जब हम लोग गए थे 5 तारीख को, जब पूछा कि आप लोगों ने एफआईआर किया कि नहीं, तो महिलाओं ने बिल्कुल सही बात कही कि एफआईआर किस पे करें, ये तो वही पुलिस वाले हैं ना जो आए थे जिन्होंने मारा है। अब उनके खिलाफ हम एफआईआर करेंगे तो वो लिखेंगे कहाँ। और ये बिल्कुल वाजिब बात है कि आप हमला कर रहे हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इस जो आंदोलन लगभग जो आज 40 दिन होने जा रहा है, और लगातार ये महिलाओं का जो एक कमिटमेंट है, जो महिलाओं का एक संघर्ष है, इसमें हम लोग तो साथ दे रहे हैं, लेकिन हम उनकी ताकत, उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। और आज जो हम लोग बातचीत करेंगे, जो हमारे आजमगढ़ में जो हमारे साथी लोग हैं, वो अपनी बातें रखेंगे।
और क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं है, आप लोग अपनी बातें बिल्कुल रखें। हम हर एक वक्ता को 15 से 17 मिनट करीब दिया जाएगा और अपनी बातें रखने के लिए। हमारे पास कई वक्ता हैं, उसमें किस्मती हैं जो कि जिगना संघर्ष मोर्चा से हैं, रामनयन यादव हैं जो ज़मीन मकान बचाओ संघर्ष मोर्चा आजमगढ़ से, he will speak from there, and then we have राजीव यादव जो रिहाई मंच से भी हैं, NAPM से भी हैं। और ये जो आंदोलन चल रहा है आजमगढ़ में, इसका ये पूरा एक आयोजन और संचालन राजीव जी और रामनयन जी कर रहे हैं। हमारे साथ जुझारू एक महिला साथी नीलम है जो जमुआ संघर्ष मोर्चा से जुड़ी है और जिन्होंने संघर्ष को, पुलिस का जब हमला हुआ उससे भी सामना किया है और अपनी बातें रखेंगी। हमारे पास में संदीप पांडे जी हैं जिनको किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जहां भी कहीं अन्याय होता है उस अन्याय को के खिलाफ वो जरूर खड़े होते हैं और उस संघर्ष में साथ देते हैं। संदीप जी भी का हम आप सभी वक्ताओं का स्वागत करते हैं। आप सभी वक्ताओं को लाल सलाम। और बिना कुछ और ज्यादा बोले हम समझते हैं कि हमें अपनी बातें शुरू करनी है। और सबसे पहले हमारी बीच जो किस्मती हैं जिगना संघर्ष मोर्चा से, किस्मती आप हमारी बात सुन रही हैं? किस्मती, किस्मती आप अपना जो बटन एक है ना ऑन कर लीजिए जिससे आवाज आएगी। हो गया हो गया हो गया। हाँ, चलता तो है हो हम गया लोग का किस्मती आंदोलन। ऑन? हाँ हाँ, नमस्ते। हाँ हम लोग का नमस्ते, लाल आंदोलन सलाम। चलता है। पूछिए उत्तर बताइए। बोलिए। हाँ किस्मती आप बोले, अपनी बातें रखें, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। आज तो चला है हम लोग का थोड़ा रैली, गांव में निकली थी। गांव घूम के हम लोग गए, फिर खिरिया के बाग में गए हैं और सब भैया और दीदी लोग सब लोग बटुरे थे, सब लोग घूम रहे थे और घूम के हम लोग आए हैं। फिर कुछ देरी तक मीटिंग हुई, फिर इसके बाद हम लोग अपने अपने घर आए और फिर कल की मीटिंग होगी, देखा क्या होगा। निरोग बताएं? बताइए। हाँ, वो जो क्या नाम उनका, अरे शशिकांत जी भैया गए थे, वो बोले हैं कि नीरव बोल रहे हैं कि जो हवाई अड्डा है वो वापस ले लेंगे। हम उनके जोगी बाबा से कहेंगे वो वापस ले लेंगे। थोड़ा उसमें तक झक कर दिए हैं, जात पात का लोग लड़ाई चला रहे हैं। नहीं ठीक है, नहीं सुनिए। हाँ आंदोलन हाँ, जो ऐसे कैसे आंदोलन बढ़ेगा? हम सब एक रहेंगे तभी तो काम बनेगा। क्या क्या हुआ आंदोलन आंदोलन में अब ये हो सब मीटिंग किए हैं, पूरे गांव घूमे हैं, दफ्ती को साथ लिखे। फिर इसके बाद मीटिंग हुई है, फिर इसके बाद सब लोग घर घर अपने आए हैं। देखो कल फिर जुटेंगे सब लोग, क्या क्या अपनी बात रखेंगे। बहुत सी आज बात हुई है उसमें। कैसे शुरू हुआ आंदोलन आपका? आंदोलन शुरू हम लोग का ये हुआ 12 अक्टूबर को ना। 12 अक्टूबर को पहले से सब लोग सुने कि अरे यहाँ नपेगा हवाई अड्डा बनेगा, तो फिर इसके बाद शुरू हो गया बे कोई रिपोर्ट का भी, नोटिस का। फिर ये लोग सर्वे करने लगे, फिर नापने लगे। फिर लेडीज लोग क्या क्या की कि पकड़ ली उनका फीता, जो पकड़ ली फिर उन लोग को ठेल दिए। पुलिस लोग थे तो उस लोगों को धान में ढकेल दिए, मार दिए डंडे से। एक दादा थे उनको मार दिए, हाथ में ज्यादा चोट लग गई। 2-3 जने को, फिर 16 लोगों को गिरफ्तार कर दिए। जमुआ का पंडित है उनको भी, और प्रधान है उनको भी कर दिए। फिर इसके बाद रात में 2 बजे लोग लगे नापने। फिर इसके बाद बोले एक एक पुलिस वालों को एक एक घर पे कर दिए, सिटकिनी पुलिस वाले बाहर से लगा दिए। और ये लोग क्या किए कि सबको मार पीट के रात में फिर कर दिए। ये बताइए, ये कोई अथुआ है? वो सर्वे रात का होता है? ये तो सब चोरी करने के तर पे आते हैं कि जैसे चोरी लोग रात में करते हैं, वही बात हुई। ये नापने वाली कौन सी बात है? कोई ना नोटिस, ना कोई सोचना, कुछ भी नहीं दिए। और हम लोग परेशान है उस दिन से। आज 41 दिन हुआ, 39 दिन आज हुआ हम लोग परेशान है। 39। हाँ,
कोई अच्छे से खा नहीं पाता है, खेत में धान सबके पड़े हैं, आलू लहसुन बोने के पड़े हैं, सब कुछ, सब किसान लोग परेशान, अपना खेती छोड़ छोड़ के सब लोग आंदोलन में जाते हैं। कोई भर पेट खाता है, कोई नहीं खाता है, सारी जनता परेशान है। हम लोग क्या करें? भैया लोग कहते हैं आओ आप लोग, हम लोग जाते हैं, 2 बजे जाते हैं, 5 बजे हम लोग वहां से छुट्टी होती है। अब ठंड का वेला है, सब लोग परेशान है, क्या करें? हम लोग बहुत मजबूर हैं, समझ में कुछ नहीं आता है कि क्या लोग करेंगे हम लोग को साथ। सांसद ने क्या बोला है? सांसद ने बोल रहे हैं कि अरे आजमगढ़ के लोग क्या बोले हैं, मनबड़ है, आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं, और आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं, और कैसे ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, दुनिया का बातें फिर बताए हैं। फिर 2-4 लोग गए हैं तो फिर ये बोल रहे हैं कि अरे चलो चलो हो जाएगा, खत्म होगा, हवाई अड्डा यहाँ नहीं बनेगा। किसकी बात का विश्वास है? हम लोग किसका विश्वास इसका नहीं माने। हम लोग अपना जो हम लोग का काम हो हम लोग रोज करेंगे, बाग में खिरिया के जाएंगे, बैठेंगे। कोई कहता चलिए हवाई पट्टी चलिए, कोई कहता है कि चलिए धरना देने आजमगढ़ चलिए। कहाँ हम लोग जाएंगे? जाएंगे लोग तो लाठीचार्ज कर देंगे, तो हम लोग को क्या हकीकत होगी? एयरपोर्ट चाहिए आपको? हाँ, हम लोग को एयरपोर्ट नहीं चाहिए, अपना एयरपोर्ट आपस कर ले, नहीं जितने में है उतने में रखें, या तो आपस कर ले। हम लोग को एयरपोर्ट नहीं चाहिए। हम लोग की कहाँ से औकात है? हम लोग मजदूर आदमी है, 2 बीस से 4 बीस से खेत है, हम लोग किसी का अधिया करके खाते हैं और जांगर करके अपना खाते हैं। हम लोग कैसे, हम लोग क्या करेंगे? हवाई अड्डा, हम लोग की औकात नहीं है। हम लोग तो देखे अभी नहीं कैसा हवाई अड्डा है, कैसी जहाज उतरती है, तो हम लोग को क्या पता है कि हवाई अड्डा पर कितना सुख मिलेगा, कितना हम लोग खाते ना अच्छा है। ये सब लोग कहते विकास है, विकास वो है कि हम लोग की बर्बादी है हवाई अड्डा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को हवाई अड्डा नहीं चाहिए, अपना हवाई अड्डा आपस ले ले। हम लोग अपना खेती, अपना घर, अपनी जमीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग अपने धरती पे रहेंगे, अपने बाप दादा की अमानत पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। और कुछ कहना चाहती हैं किस्मती? अब क्या कहें, आप बताइए। किस्मती और कुछ बोलना है आपको? नहीं, आप कुछ बताइए, हम लोग को समझाना कुछ दिए, कुछ हम लोग को आत्मा हाँ, के साथ आए। कुछ और कहना चाहती है? पुलिस नहीं ने हाँ, ये बताइए किस्मती, ये बताइए कि हाँ, जब पुलिस आई थी, जब पुलिस आई आपके यहाँ रात में, तो हाँ, किस हाँ। तरह से हमले किया और किस तरह से आप लोगों ने उसका मुकाबला किया? जैसे सब लोग तो सो 13 गए थे तारीख रात के में, 2 रात में बजे। जब पुलिस रात में आई थी 2-2:30 बजे। हाँ, तो जब रात में पुलिस आई ना, ये सब अंदर अंदर जो सोया था तो वो अंदर पड़े रहे, बाहर से सिटकिनी लगा दिए। तो जब ये लोग मारने पीटने लगे तो सब बोले कि अरे चोर है चोर है, तो वो सब खुद बोले कि चोर चोर, वो सब खुद सबको साथ चोर चोर करके शामिल हो गए। फिर इसके बाद किसी को ठेल दिए, किसी को मार दिए। एक दादा थे, उनको जब मार दिए तो वो भी मारने उनको कोशिश किए, लेकिन किसी को धान में ठेल दिए, किसी को नीचे ठेल दिए, किसी को और कहीं कर दिए। यही से सब मुकालबा उनके छीना छीना झपटी में मुकालबा सबका हुआ। जो तो अंदर के आप अंदर। लोगों ने हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो यही तरीके से सब लोग मुकालबा उन लोगों से किया, उल्टी उल्टी बातें आप ने लोग बोले सब, तो आप भद्दी लोगों ने भद्दी बातें बोले। हाँ, दूसरे दिन पुलिस में जाके शिकायत किया आप लोगों ने? हाँ, 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 शिकायत पूरा हुआ। रोज जब हर समय सब आते हैं पुलिस लोग तो कुछ बोल ही जाता है उन लोग को खिलाफ। लेकिन एफआईआर दर्ज किया क्या आप लोगों ने? एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन दिया है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, ये संघर्ष आप लोग का चलेगा? हाँ, कब चलेगा। तक चलेगा, क्या सोचते हैं? जब तक उनका लिखित नहीं होगा कि हम हवाई अड्डा वापस लेंगे, तब तक हम लोग का चलेगा। हम लोग हटेंगे नहीं। तो हम लोग किस्मती, और कुछ कहना है आपको? हम लोग आपके साथ हैं और इस संघर्ष में आपके साथ है। आपके इस संघर्ष को हम सलाम करते हैं और इनकलाब जिंदाबाद करते हैं। तो ठीक है किस्मती, अब आप अपना जो आवाज वाला है उसको बटन दबा के बंद कर दीजिए।
ठीक है, अब आप सुन सकती हैं, आपकी आवाज हम नहीं सुन पाएंगे। तो जैसा किस्मती ने कहा है, जमुआ हरिराम ये जो गांव है आजमगढ़ का, मंदुरी का, जहाँ पे मोस्टली अति दलित या अति पिछड़े लोग रहते हैं। और जब हम लोग भी गए थे, हम लोगों ने देखा जिस तरह से वहाँ पे दलितों का गांव है, या अति पिछड़ों का गांव है, ओबीसी का गांव है, और उपजाऊ जमीन है जिसको ले रहे हैं। तो हमारी महिलाएं, किस्मती ने भी बताया कि ये बिल्कुल डटी है और ये बिल्कुल तैयार नहीं है देने के लिए, और इन्होंने इस संघर्ष को बिल्कुल अपना एक जिद अपनाया है कि हम जब तक ये वापस नहीं लेंगे, हम ये संघर्ष हमारा चालू रहेगा। हम किस्मती को और अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे कि कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ में बदनाम करने में लगे हैं। कभी आजमगढ़ को बदनाम किया गया कि वहाँ आतंकवादी रहते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर ये कहा गया कि सारे आतंकवादी आजमगढ़ से आ रहे हैं। आज आजमगढ़ में कुछ और तरीके से बदनाम किया जा रहा है, लेकिन उनको ये बताना चाहेंगे कि आजमगढ़ एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। आजमगढ़ में राहुल सांस्कृताएं जैसे लोग रहे हैं, वहां से आते हैं, कैफी आजमी वहां से आते हैं, और आजमगढ़ का अपना एक शिवली कॉलेज वहां पर है। तो बहुत बड़े लोग और क्रांतिकारी लोग आजमगढ़ से आए हैं। इस तरह से आजमगढ़ को जो बदनाम किया जा रहा है, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ अधिग्रहण के खिलाफ नहीं है, आजमगढ़ को बचाने के भी लिए है, और आजमगढ़ की जो अपनी पहचान है उसको बचाना है। हम लोग इस संघर्ष में जो लोग भी जहाँ हैं, सब इसमें साथ में हैं आपके। और जमुआ हरिराम की जो हमारी साथी हैं, वो इस लगातार वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। हमारे बीच जो इस आंदोलन के जो जिस नाम से चल रहा है, जमीन मकान बचाओ संघर्ष संयुक्त मोर्चा, ये आजमगढ़ में इसको चला रहे हैं रामनयन यादव जी। तो रामनयन यादव जी से हम गुजारिश करेंगे कि वो आए और अपनी बातें रखें कि संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, आप लोग जो कर रहे हैं संघर्ष में किस तरह की कठिनाइयां आ रही हैं, और आगे का क्या रास्ता है, क्या सोचा है आप लोगों ने, उस पर भी अपनी बातें रखें। तो रामनयन जी, आप अपना ऑन कर लें और अपनी बातें रखें। नमस्कार। हम लोग जब से ये पुलिस वाले आकर के अंग्रेजों की तरह से हमारे गरीब बस्ती पर हमला किए और महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, लोगों को मारा पीटा गया, और घरों में कुंडियां बाहर से बंद कर दी गई कि वो लोग घर में ही रहे, और महिलाओं ने किसी तरह से जो बाहर निकल गई वो कुंडियां खोलनी, और उन लोगों महिलाओं ने जो मुकाबला किया वो सराहनीय है। हम उस जज्बे को भी सलाम करते हैं कि महिलाओं ने वह मुकाबला किया और वो मोर्चा संभाला। नतीजा ये हुआ कि अंततः 2 घंटे के अंदर पुलिस के लोगों को भागना पड़ा, और पुलिस के लोग भागे। फिर एक बात सामने आती है कि अगर सिर्फ पुलिस वाले होते तो तहां तक तो हम समझ लेते, लेकिन उसमें खुद सगड़ी के एसडीएम मौजूद थे, और सगड़ी के एसडीएम कह करके सगड़ी के एसडीएम मौजूद थे, और उन्होंने कह करके ये उत्पीड़न करवाया। और एक बात और बता दें कि अगर थाने की पुलिस होती सिर्फ तब भी काम होता, लेकिन उन 2 ट्रक पीएससी मंगा लिया था और कई थानों की पुलिस को मंगा लिया था, और पूरा का पूरा वो व्यवस्था करके आए थे कि अगर लोग नहीं मानेंगे तो हम उनके मारने पीटने का भी काम करेंगे। लेकिन महिलाओं ने जो मोर्चा संभाला, उसमें से अगल बगल के गांव के भी लोग जुटना शुरू किए, और पता चला कि ये लोग अपना घर गए। यह आंदोलन जो चल रहा है, ये किसी नेता के या किसी व्यक्ति के उभारे नहीं उभरा है, बल्कि इस उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं ने ही इसको ऑटोमेटिक उभार दिया, और ये आंदोलन आगे बढ़ा। और नतीजा ये हुआ कि इनके मोदी जी के, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो सपने वाला एयरपोर्ट है, क्योंकि सपना ही तो देखते बेचारे, कोई विकास काम तो कर नहीं सकते,
तो इन्होंने सपना देखा था कि आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा हूं, तो उन्होंने बनाना तो शुरू नहीं किया, उन्होंने घोषणा कर दिया। हवाई पट्टी से उन्होंने पहले नेशनल एयरपोर्ट की घोषणा किया, एक भी जहाज आज तक नहीं उड़ी। फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा किया और वो कहते रहे, आज 2 साल हो गया ये कहते हुए कि अगले महीने से उड़ान होगी, लेकिन आज तक उड़ान नहीं हो पाई। ये उसके विस्तारीकरण का जो मास्टर प्लान वो लाए हैं, उसमें उन्होंने जितने गांव का नाम लिया है उसे मुख्य रूप से अभी चपेट में लगभग 12-14 गांव, और 12-14 गांव के लोगों ने यह मन बना लिया है कि हमको एयरपोर्ट की आवश्यकता कहाँ से पड़ गई। हम साइकिल पर चढ़ने की हैसियत नहीं रखते, हम हवाई चप्पल पहनने की हैसियत नहीं रखते, हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पर जो बनेगा उस पर बैठकर हम कौन से विदेश की यात्रा करेंगे। हम गरीबों को उजाड़ कर, हम गरीबों के खेत को लेकर, हमारे बाल बच्चों को उन्होंने जो वो दिया है आगे के लिए त्रास जो उन्होंने दिया है, हम यही कहना चाहते हैं कि ये हमको खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और ये जिंदगी पूंजीपतियों के ये दलाल हैं। प्रधानमंत्री जी पूंजीपतियों के दलाल हैं और उनके लिए ये काम कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, जब भारत के सारे हवाई अड्डे आप पूंजीपतियों को बेच रहे हैं, तो फिर नए हवाई अड्डे की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई? और यहाँ पर कोई पर्यटक स्थल भी वैसा नहीं है कि जहाँ विदेशी लोग आते हो, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल हब नहीं है कि जो कल कारखाने चल रहे हो यहाँ पर उसकी आवश्यकता हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये खेतों में काम करने वाले लोग आखिर हवाई अड्डा लेकर क्या करें। इसीलिए पूरे गांव के लोग, पूरी जनता यह कह रही है कि हमको हवाई अड्डे की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मास्टर प्लान या तो रद्द करें या तो वापस कर लें। हम अपनी जमीन और अपना मकान आपको नहीं दे सकते। हमने एक नारा दिया था पहले कि जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे। अब उस नारे को हमने बदल दिया कि ना हम जान देंगे ना जमीन देंगे। हमको जो बताया गया कि शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को चलाइए आप लोग, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से चला रहे हैं। बड़े कायदे से हमारा आंदोलन चल रहा है और दिन प्रतिदिन हमारी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आज मैं आपको बता दूं कि अपनी मांग में हम लोगों ने एक प्लान बनाया था कि मांग पत्रक देने का। जिलाधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, मांग पत्रक दिया था। उसका अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया कि जिलाधिकारी ने उस पर क्या सोचा है। और मांग पत्रक देने वाली बात जो कही गई वो तो हम मांग पत्रक देने की सोच रहे हैं और लगभग तैयार भी है। आज हम लोगों ने दख्तियों पर ये नारा अपना लिख करके एक रैली निकाला था। उसको हमने नाम दिया है दफ्ती मार्च। दफ्ती मार्च हमने उसका नाम दिया। मैं समझता हूं कि लगभग 1500 लोग उस मार्च में शामिल हुए थे और बहुत लंबा जुलूस हो गया। गांव में होते हुए हम वहां से निकले, सीधे जिगना करमन पर होते हुए हम लंबा फेरा डाल करके हसनपुर और कादीपुर होते हुए पुनः चले गए थे धरना स्थल पर। वहां हमने मीटिंग किया और मीटिंग में हमने अपने लोगों को ये बताया कि हम इसी तरह से आगे और भी कार्रवाई करते जाएंगे। कल हमने एक आदमी से मिलने की जो सोचा है, जो आजमगढ़ में आप जानते हैं कि 10 के 10 विधायक एक ही पार्टी के हैं और उस पार्टी के जिला अध्यक्ष से हम लोग मिल करके ये कहेंगे कि 10 विधायकों से कहिए कि हमारे सवालों को लेकर के सदन में आवाज उठाएं, हमारे सवालों को सदन में उठाएं और हमारी मजबूरी को भी बताएं सरकार से कि हम क्यों नहीं देना चाहते इस जमीन को, इस मकान को। इसके साथ हम लोगों ने आगे भी जो प्लान बनाया है कि हम लोग विधायकों को जब वो दिया जाएगा मांग पत्रक, उसके साथ साथ हम लोगों ने ये किया है कि हम डीएम को भी और अधिकारियों को भी हम अपना मांग पत्रक देंगे। हम जोगी जी को भी
देंगे मांग पत्रक, और खुद प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति तक को हम अपना मांग पत्रक भेजेंगे। और उस मांग पत्रक में हम यही कहेंगे कि हम अपनी जमीन और अपना मकान देने के लिए राजी नहीं है, पहले भी दे चुका। और पहले भी हम इस चीज को भेज चुके हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे आजमगढ़ जिले में एक बात सामने आ रही है खुल के कि आजमगढ़ जिले में यहाँ जहाँ धरना हमारा हो रहा है, धरना स्थल से लगभग 15 किलोमीटर पश्चिम तक सर्वे किया जा रहा है। तो हमको तो ये लगता है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं, वह तो मात्र एक छलावा है, एक नारा है उनका। ये सारी जमीन को लेकर के पूंजीपतियों के हवाले करने वाले हैं, और हम पूंजीपतियों के गुलाम बनाए जाएंगे, ये हम लोगों ने पहले सोच लिया है। इसलिए हम लोग इस बात पर राजी नहीं है कि हम अपनी जमीन देंगे, अपना मकान देंगे। हमारा ये जो संघर्ष है, महिलाओं की बहुत अच्छी भागीदारी होती है इसमें, महिला पुरुषों से भी अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, और सब में जोश कहीं से भी कम नहीं हुआ, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। सब लोगों ने इस नारे को फिर से दोहरा दिया है कि जब तक हमको लिखित नहीं मिल जाएगा कि ये एयरपोर्ट नहीं बनेगा, आप लोगों की जमीन नहीं जाएगी, तब तक ये हमारा धरना, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम उसको चलाते रहेंगे। इसमें हम आपको भी, मेधा पाटेकर को भी, टिकैत को भी, चढ़ुनी को भी, बाजवा को भी, पूनम पंडित को भी, और जितने भी हमको सुझाव देने वाले लोग हैं, जो आंदोलन के पके पकाए लोग हैं, जो दिल्ली के 13 महीना आंदोलन में रहे हैं, उनका अच्छा अनुभव है, और उस अनुभव को हम शेयर करते हैं। तो उस अनुभव से भी हमको एक सीखने को मिलता है, और हमको एक मजबूती मिलती है। और जैसा कि आपने कहा किस्मती जी से कि हम आपके साथ हैं, तो हमको पूरा भरोसा है कि आप लोग हमारी आवाज को जरूर मजबूत करेंगे, हमारी लड़ाई को जरूर लड़ेंगे, और हमको यह जीत दिला करके ही रहेंगे। और आगे के लिए हम जो रणनीति तय कर रहे हैं, वो अपनी कमेटी में बैठ कर तय करते हैं। हम अपने कमेटी में जो रणनीति बनाएंगे कि हम इस आंदोलन को कई रूपों में देखेंगे। जैसे हम कभी जमीन मकान बचाओ जमीन बचाओ मैराथन भी करवाने के मूड में, हम जमीन बचाओ मकान बचाओ मसाल जुलूस भी निकालने के मूड में, हम जमीन बचाओ मकान बचाओ नारे के तहत हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वालों को भी आमंत्रित कर चुके हैं। और इसी आंदोलन पर कवियों से मिलकर के हमने कहा है कि इस आंदोलन के ऊपर आंदोलन क्यों हो रहा है, कैसे शुरू हुआ, कौन कौन लोग आए थे, ये सारी बात की हिस्ट्री हमने उनको बता दिया है। और वो लोगों से कहा है कि आप लोग इसको गाने का रूप दीजिए, गाने में लिखिए। और हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आने के लिए लगभग 2 कलाकार तैयार हो चुके हैं कि हम समय से पहले बताएंगे, तो आप ऐलान कर दीजिएगा, हम लोग आएंगे आपकी मदद में। तो एक ये भी धारा हम अपना रहे हैं। दूसरा जो तख्ती मार्च हमने निकाला है, इसको हम बारी बारी से हर गांव तक जाएंगे लेकर के, और एक दिन हम लोग तिरंगा झंडा भी लगा करके तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। फिर संयुक्त मोर्चा का ये जो लाल पगड़ी है, हरी पगड़ी है, इस पगड़ी को हमें सोचते हैं कि एक दिन हम लोग कुछ कपड़े लेंगे हरे रंग का, किसानों को और किसान महिलाओं को, मजदूरों को, मजदूर महिलाओं को, सबके सिर पर हरे रंग की पगड़ी बंधवा करके ये हम गांव गांव तक घुमाएंगे। और आप लोगों का जो सहयोग हमको मिला है ये भी बताएंगे, और यहाँ के जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस समस्या को भी उन लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। ये जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आंदोलन भंग हो जाए, ये बंद हो जाए, न चले। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन्हें ये चेतावनी देना चाहता हूं कि तुम लोग अगर ये चाहते हो कि ये आंदोलन भंग होगा या बंद होगा, तो ये सोचना बंद कर दो। ना ही ये आंदोलन बंद होगा और ना ही ये आंदोलन भंग होगा। ये आंदोलन अनावरत चलेगा और जीत के लिए चलेगा। हम जीतेंगे, आप लोगों के बल पर हम पूरा का पूरा
फाड़ बांध रखे हैं कि आप लोग अगर हमारे साथ हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो हमें ये सरकार हिला नहीं सकती, ये सरकार हमें उजाड़ नहीं सकती, ये सरकार हमें विस्थापित नहीं कर सकती। इसलिए हमारे इस भरोसे को मैं समझता हूं कि आप लोग कायम रखेंगे, आप लोग अपनी मदद हमको देते रहेंगे। और आज एक बात और बता दूं कि हमारे सांसद जी जो दिनेश लाल निरहुआ सांसद जी ने बयान दिया है कि ये मनबढ़ लोग हैं, ये सरकारी जमीन पर बसे हुए लोग हैं। मेरे समझ में एक बात नहीं आती, तुम गाजीपुर में पैदा हो गए, हम यहाँ के पैदा, हमको पता ही नहीं कि सरकारी जमीन है, तुमको पता कि सरकारी जमीन है। अगर सरकारी जमीन है तो उनको ये चाहिए वो तहसील कर्मियों को बुला लें, तहसील के अधिकारी, कानून गो, लेखपाल को बुला लें और गांव में खुद साथ आकर के देखें कि सरकारी जमीन कहाँ है, वो निशानदेही करें। अगर हमारे गांव के लोग बसे हुए हैं आबादी की जमीन में, तो हम उसको सरकारी जमीन नहीं कहेंगे, क्योंकि जब ये सरकार नहीं बनी थी, उसके पता नहीं कितने 100 साल पहले हमारे बाप दादा वहां बसे हुए थे, तो जमीन हमारी नहीं हुई, वो सरकार की हो गई। गांव के जमीन में बहुत कम जगह ऐसा मिलता है कि गांव में जो लोग बसे हुए हैं, जहां उनका मकान है, उस मकान पर उस आदमी का नाम, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो आबादी है और आबादी नाम नहीं होता, नंबर तो जरूर होता है। इसके साथ साथ हम एक बात निरहुआ जी से ये कहना चाहेंगे कि आपने ये कहा कि आजमगढ़ के लोग मनबढ़, एक बार दूसरे मूर्ख बनाया था, बेवकूफ बनाया था। अगर आजमगढ़ वाले मूर्ख और बेवकूफ ना होते तो उसके जैसे आदमी को एमपी बना दिए, उसको हम एमपी बना करके तो पछता रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि निरहु जी ने आज जो बयान कल परसों में दिया है, उन्होंने कहा आजमगढ़ के लोग मनबढ़ हैं। इनके मनबढ़ई को मिटाने के लिए या तो इन्हें ऊपर भेजना पड़ेगा या अंदर करना पड़ेगा, यानी जेल में, या इनके घुटनों में गोली मारकर इनको पंगु बनाया जाएगा, अपाहिज बना देंगे इनको। तो हम ये जानना चाहते हैं कि निरहु जी हारमोनियम तो बजा सकते हो, पिपहरी तो बजा सकते हो, गाना गा सकते हो और लड़कियों के साथ डांस तो कर सकते हो, क्या गोली भी तुमने कभी चलाया है? अगर गोली चलाने का तरीका तुमको ना मालूम हो तो बोलो। हमारे किसान आंदोलन में ऐसे तमाम लोग हैं जो गोली चलाने के ढंग जानते हैं, लेकिन वो शरीफ लोग हैं, सब शिक्षित लोग हैं और ये कभी नहीं जाहिर करते कि हमें गोली चलाने का ढंग है, और मजबूरी में आदमी कुछ भी कर सकता है। ये बयान अगर निरहु जी का है तो मैं इस बयान के भरपूर निंदा करता हूं कि निरहु जी को ये ज्ञान नहीं है कि सांसद होकर के भी आपको क्या बोलना चाहिए, आपने वो नहीं बोला। आप एक ओछर आदमी की तरह से आपने अपनी बात को रखा, ये शर्म आनी चाहिए थी आपको, और आपके पार्टी वालों को शर्म आनी चाहिए। ये बात अगर किसी अन्य दल का व्यक्ति कह दिया होता तो यही बीजेपी वाले जाकर के उनके ऊपर मुकदमा कर देते। लेकिन ये लोग जो भी कुछ कहते हो, क्योंकि भाई प्रशासन उनका है, शासन उनका है, उनकी बात शराफत वाली हो जाएगी, और हम अगर सही बात कहते हैं तो हमारी बात उल्टी हो जाएगी, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। तो यही बात सांसद जी का है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सांसद वो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रियों की सुनता ही नहीं, किसी मंत्री का बयान भी नहीं आने देता, सिर्फ अपने और अपने गृह मंत्री का ही बयान बाहर आने देता है। तो निरहु जी की क्या क्षमता है कि वो मोदी को मना लेंगे? इन्होंने कहा मैं जोगी बाबा से बात करूंगा। जोगी बाबा के स्तर की ये बात नहीं है, ये तो केंद्र स्तर की बात है, इसमें जोगी बाबा क्या करेंगे? तो मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर घरों को उजाड़ कर, गांवों को उजाड़ कर, लोगों को विस्थापित करके, वो भी 2-4 लोगों को नहीं 50,000 लोगों का बाहर करेंगे ये खाना बदोश की जिंदगी जीने के लिए, और यहाँ पर श्मशान बना देंगे वो, तो ये बताइए कि इस श्मशान पर वो शासन करने की जो सोच रहे हैं, यह शासन उनका कभी पूरा नहीं होगा, उनका सपना पूरा नहीं होगा। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा, उस चुनाव में हम ये दिखा देंगे कि अब
ना तुम रहोगे ना तुम्हारी सरकार रहेगी, तुम दिल्ली छोड़ करके अपने घर चले जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारी बातों को सुना और अपनी बात हमको बताया और हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग हमारे साथ हमारे धरने को समर्थन देंगे और हमारी लड़ाई को मजबूती देंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद रामनयन जी, आपकी चिंता, आपका संघर्ष, आपका जो कमिटमेंट है, आपका जो दुख है, हम सब उसके साथ हैं। और जब भी अगर लोग साथी अगर एकजुट होते हैं, महिलाएं एकजुट होती हैं, तो वो लड़ाई हम जरूर जीतते हैं। लेकिन इस लड़ाई में हमें भी एक ध्यान रखना है कि हम सब लोग लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम संविधान पे विश्वास रखते हैं, हम हिंसा पे नहीं जाते हैं। इसलिए हम ऐसी कोई भी काम नहीं करेंगे जो वो लोग कर रहे हैं। हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना है, हमारी ताकत ही अहिंसा में है और हम अहिंसा से ही इस लड़ाई को जीतेंगे। हमारे अगर आप लड़ाइयाँ देखिए, जमीन की लड़ाई जो सोनभद्र में आदिवासी महिलाएं जो लड़ रही हैं और जीत भी रही हैं, और उन पे भी हमले हो रहे हैं। वहाँ हमारी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिसमें सीजेपी भी सपोर्ट करता है, सोकालो हैं, किस्मतियां हैं, राजकुमारी हैं, जिन पे डंडे भी है, जिन पे गोली भी चली है, जेल भी गई, लेकिन आज वो लड़ाई को जीत रही हैं और संघर्ष उनका जारी है। तो हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है और अपने जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं और उसको लेते हुए और अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़नी है। और हमने तो ये देखा है कि जैसा अभी जब शुरू में अरुंधति जी ने कहा कि गांधीयन इंस्टीट्यूट, एक गांधी विद्या संस्थान जो यहाँ राजघाट बनारस में है, जिसको लोकनायक जयप्रकाश जी ने बनाया था, उस पे भी एक इन्हीं सरकार के लोगों का कब्जा हुआ था। लेकिन अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, संघर्ष हम लोगों ने किया और आज उन अवैध लोगों से हम लोगों ने अपनी संस्थान को बचा लिया है और उन लोगों को हम लोगों ने बाहर खदेड़ा है। तो वो सब बाहर गए जो गलत लोग थे और हमने अपनी लड़ाई जीती। तो लड़ाई में लंबा समय लगता है, टाइम लगता है, बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन हम लड़ाई को जीतते हैं। कम से कम ये भी सुकून रहता है कि हमने एक सच का साथ दिया, एक सच की लड़ाई लड़ी। हमारे जो आजमगढ़ की जो लड़ाई चल रही है, और ये बिल्कुल किसी भी हालत में ये जमीन नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो आजमगढ़ से मुश्किल से 2 घंटा लगता है बनारस आने में। इन्होंने तो बहुत सी जमीनें ले करके बुलडोजर से मकान गिरा करके सड़क बना दिया है, जिससे 2 घंटे में लोग बनारस पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लखनऊ में एयरपोर्ट है, तो अब क्यों आपको आजमगढ़ ही रह गया है कि वहां पर भी हम कुछ बना। सीधे सीधे इनका यह है, हम सब जान रहे हैं कि पूंजीपतियों को उनको देना है, एयरपोर्ट बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, और उसके बाद बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उनको ये देते चले जाते हैं। बनारस का ये हम आपको अगर बताएं कि ये जो काशी कॉरिडोर जो बना है, काशी विश्वनाथ धाम, जिसके लिए उन्होंने जो पुराने जो मंदिर थे, शिवलिंग थे, उसको भी गिरा दिया। वो शिवलिंग जो हमारे महंत राजेंद्र तिवारी जी बताते हैं कि शिव पुराण में जिनका उल्लेख है, यानी आप तो ना धर्म को मानते हैं, ना गरीबों के सहायता करते, आप सिर्फ पूंजीपतियों के साथ है, पैसे वालों के साथ है। और उस काशी विश्वनाथ धाम को जो आपने पूरा बर्बाद कर दिया, वहां पे जो रोजगार थे, जो लोग थे, जो घर थे, जो दुकानें थी, एक पुराना जो हेरिटेज था, पुराने जो मंदिर थे, और उसके बाद आपने किया क्या, उसका मेंटेनेंस आपने जो रख रखाव है तो इन्होंने दे किसी कंपनी को। तो आप यहाँ के लोगों को तो वो भी नहीं दे रहे। और यहाँ तक कि जो आपका रात में सफाई के लिए जो लोगों को रख रहे हैं, इनके दिमाग में कितनी सांप्रदायिकता और जातिवाद है, ये भी देखिए कि सफाई के लिए जो झाड़ू लगाने के लिए लोगों को रखा जा रहा है, वो सिर्फ एक ऊंची जाति के लोगों को, ना वो दलित को रख रहे हैं, ना वो मुस्लिम्स को रख रहे हैं। यानी इनके पूरी योजना में, पूरे विकास में दलित का, महिला का या माइनॉरिटीज का, जो अल्पसंख्यक से आया है, उनका कोई जगह नहीं है। ये पूरी तरह से बस उनको ही देते हैं जो पूंजीपति क्लास है उसको। तो आपने इतना पैसा खर्च के काशी जो कॉरिडोर बनाया, वो भी आप फायदा बाहर के लोगों को दे रहे हैं।
उसी तरह से ये आजमगढ़ का भी इनका है, इनके पीछे की जो मंशा है, जो मकसद है, वो बिल्कुल क्लियर है कि ये उन्हीं लोगों को देना चाहते हैं जिसके लिए ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए ये बैठे हुए हैं, आज भी उन्हीं के लिए है। हमारे साथ अभी और भी वक्ता हैं जो अपनी बातें रखेंगे, जो लगातार इस संघर्ष में है, जिन्होंने शुरू किया। राजीव यादव जी हैं। लड़ाई आजमगढ़ में ये जो लोग गलत मुकदमे में फंसे आतंकवादी के नाम से, कभी वो देशद्रोह के नाम से, उसकी भी लड़ाई लड़ते रहे हैं। रिहाई मंच से भी जुड़े हैं, NAPM से भी जुड़े हुए हैं, और हम सब के पुराने साथी हैं, संघर्षशील साथी हैं। राजीव यादव जी, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आए और आप अपनी बातें रखें। राजीव जी। शुक्रिया मुंजा जी। हाँ मुंजा जी, मैं ये कह रहा था कि अगर नीलम जी को आप बुला लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो वेट कर रही हैं, उनको घर में कुछ काम भी करना होगा, खाना बनाना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर बाद में आइए। नीलम जी, आपसे हम लोग मिले भी थे जब अभी 5 तारीख को गए थे। आप अपना ऑन कर लीजिए। नीलम जी अपना ऑन कर लीजिए। नीलम जी ने पुलिस की लाठी भी अपने ऊपर झेली है, और हमले जो उनके पर हुए, लेकिन जब हम लोग गए थे 5 तारीख को, जब बच्चियों से भी मिले, वो जो एक जुझारूपन, मुश्किल से हमें लगता है 12 साल 13 साल की जो बच्चियां थी, उनके अंदर भी ये था कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। और संघर्ष करने के दौरान इनके अंदर ये एक फीलिंग भी आई है कि हम अभी तक तो ये कहते थे कि हम जान दे देंगे और जमीन नहीं देंगे, और अब ये कह रहे हैं कि हम जान भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है कि हम जान भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे, क्योंकि ये आपकी बपौती नहीं है कि आप आइएगा जब चाहिएगा, जिसका घर उजाड़ दीजिए, किसी की जमीन ले लीजिए, विकास के नाम पर, मंदिर के नाम पर, या एयरपोर्ट के नाम पर। ये इस तरह का विकास हमें नहीं चाहिए, ये हवाई अड्डा हमें नहीं चाहिए। अरे ये वो लोग हैं, वहां हम लोगों ने देखा कि बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है और आप हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं। अरे पहले उन बच्चों को आप हवाई चप्पल तो दीजिए, तब हवाई अड्डे की बात करिएगा। तो नीलम जी, आप अपना ऑन कर लीजिए। आप सुन रही हैं हमें? हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते नीलम। हम लोग आपके साथ हैं और आप अपनी बात रखिए शुरू से, कैसे कैसे। हाँ बोलिए। हाँ, हमारे यहाँ 12 तारीख 12 अक्टूबर को पुलिस प्रशासन के बाग नापने के बजे हम औरतों लोग उनको नापने नहीं दिया। जब वो अपनी हम लोग फेंक दिए, उठाकर फेंक दिया। हम लोगों को 10 बजे पूरे प्रशासन डीएम नहीं थे, SDM थे राजू रतन सिंह, तहसीलदार कानगो नेकपाल सबके साथ आए थे, पूरा कई गाड़ी फोर्स के लेकर। कितनी माताओं बहनों को लोग मारे। फिर शाम तक 5 बजे तक रहे सब, बाकी नापने नहीं दिए हम लोग। फिर रात को, फिर उसी दिन रात को 12 तारीख की उसी दिन रात को फिर पुलिस प्रशासन पूरा 12 बजे रात को पुलिस प्रशासन पूरा फोर्स के साथ अपने आई और नापने का काम करने लगी। तो किसी हमारे भाई ने मंदुरी से फोन किया, हमारे घर की आपके गांव में सर्वे हो रहा है। तो हम अपने 10 महिलाओं को लेकर गए वहां पर। अब पुलिस जो थी वो झाल में से अपना सर्वे कर रही थी, नाप उप रही थी। तो हम लोग गए तो चोर चोर चिल्लाने लगे, तो वो लोग भी चोर चोर चिल्लाने लगे। जब चोर चोर, तब फिर इसके बाद जब हम लोग चोर चोर चिल्लाए तो वो भी लोग चोर चोर चिल्लाए। तब फिर बारिश से सब बाहर निकलने लगे। जितना दिन में पुलिस फोर्स अपने साथ लेकर आए थे राजू रतन से SDM, उतना ही रात को भी लेकर आए थे। हमारी कितनी माताओं बहनों को धान में ठेल दिए और कितने हमारे एक बुजुर्ग थे उनको हाथ में मार दिए, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। और हमारी माता और हम जब आगे बढ़ गए, SDM की गाड़ी बीच में ही उनकी गाड़ी की चाबी हेरा गई। वो लोग गाड़ी को धक्के मारकर मंदुरी तक ले गए लोग। फिर इसके बाद हम लोग पीछे पीछे गए
अब हमारी माता एक थी, एक बच्चे को वह देख रहा था, उसको पकड़ कर बैठा लिए सब जीप में अपने। तो हम लोग उसको छुड़ाने के लिए गए बच्चे को, तो पुलिस ने हमारी माता को एक डंडे मार दिए पीछे से हैं। फिर हमारी एक दो बच्चियां थी, उनको भी लोग मारे। इसी तरह पुलिस हमारे संग अभद्र गालियां भी दिए, उल्टी सीधी इतनी जाति सूचक हमको लोगों की इतनी गालियां दी कि हम लोग भी, हमारे मुंह तक बंदूक तान कर कह रहे थे कि अभी मार देंगे तुमको। इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे कि हम लोग कहे कि तुमको इतना हुआ है तो मारो, हम यहीं पर मर जाएंगे तुम्हारी गोली खाकर, ताकि हम अपनी जमीन नापने नहीं देंगे। इस तरह रात में कौन सर्वे करने आता है? रात में चोर आते हैं, डाकू आते हैं, बदमाश आते हैं। तुम लोग रात में सर्वे करने आकर हम लोग रात में सर्वे नहीं करने देंगे। हेलो हेलो, हाँ सुन रहे हैं हम लोग। आप बोलते रहिए, ठीक है। बोलते रहिए। फिर इसके बाद बोलिए बोलिए, आप सुन रहे हैं सब। आप लोग वो पुलिस प्रशासन डंडे से हमारे लोग के मुंह पर तार रहे थे। हम भी लोग उनसे डरे नहीं, हम लोग भी उनसे डट कर मुकाबला किए। हम कहो तुमको अगर मारना है तो सभी लोगों को मार दो इसी पर। 10 औरतें थी, फिर भी हम लोग डराए नहीं। प्रशासन बहुत ज्यादा लेकर आए थे फोर्स के साथ। 100 पुलिस वाले थे, पूरा एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, सेक्रेटरी सब लोग थे। पुलिस प्रशासन के साथ आई थी रात में। फिर हम लोगों को 2 घंटे तक उनसे, फिर 4 बज गए, सुबह हो गई, जूझना पड़ा। इतना हम लोग कहे कि इस रात में क्यों सर्वे कर रहे? तुम लोग तो कहा कि उनको ऊपर से आदेश मिला। हम कहा ऊपर से आदेश मिला, रात में कौन सर्वे करता है? रात में चोर आते हैं, डाकू आते हैं, बदमाश। तुम तो लोग चोर हो, डाकू हो। हम लोगों को गाली दे, कहा कि अभी मैं तुम लोगों को रास्ता लगा दूंगा, सभी लोगों को ले जाकर बंद कर दूंगा, तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जब तुम लोगों के ऊपर डंडे बरसेगा तो हम लोग ले चला बंद करा लोगन। हम लोग जाने के तैयार हैं इसी तरह। अब फिर ये उसी के बिहान भर से हम लोगों का धरना चालू हो गया। धरना चालू हुआ तब से आज हमारा लोगों का 39वां दिन धरने का है। अभी तक कोई जब तक सरकार यह अपना मास्टर प्लान वापिस नहीं ले लेती तब तक यह आंदोलन हम लोग चलाते रहेंगे और उनके खिलाफ हम यह लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग गरीब मजदूर हैं, कहाँ पर जाएंगे? उनको एक हवाई अड्डा हमारे यहाँ बना है, अभी आज तक तो उस पर कोई उड़ान हुआ ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी उसमें घास जामी है, उसका कोई मोदी या जोगी हुआ कर नहीं रहे हैं। अब दूसरे नेशनल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार करना चाहते, गरीब जनता को, किसान को उजाड़ कर भी विकास करना चाहते हैं। अगर मोदी जोगी को विकास ही करना है तो कोई अच्छी स्कूल खोल दे, हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल खोले, हमारी माताओं के लिए अच्छा सा हॉस्पिटल खोले जिसमें उनका इलाज हो गया, हमारे मजदूर भाइयों के लिए कोई अच्छा सा कंपनी खोले उसमें जिनको रोजगार मिले। ये काम करे मोदी जी सरकार। अब ये करे कि गरीब किसान मजदूरों को उजाड़ कर एयरपोर्ट बनाए। ये कौन सा विकास है? यह विकास हमको नहीं चाहिए। वो अपना विकास अपने वापस ले रहे। हमें नहीं जहाज पे उड़ना है, न चढ़ना है। हमारे सांसद जी जो है निरहू जी, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनके यहाँ सब कल गए थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पर सब सरकारी जमीन है, सब सरकारी जमीन है। तुम्हारे ही कैसे तुम जानते हो कि सब सरकारी जमीन है? कभी आए हम लोगों से पूछने कि सरकारी जमीन है कि तुम्हारे बाप दादा की है कि पुरखों की है? कैसे तुम पता लगा लिए कि सरकारी जमीन है? हमारे पास हमारे खेतों की खतौनी है, कागज है, हर एक चीज है, तो कैसे पता लगा लिए कि सभी सरकारी जमीन है? और अब किसी माताओं बहनों को कोई किसी के पास घर ही नहीं है, किसी पर एक बिस्सा खेत ही भी नहीं है, वो कहाँ जाएंगी? हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब मजदूर है, किसान है, कहाँ सब जाएंगे? हम बस मैडम अब यही तक अपनी बात रखना चाहते हैं। हमें यहाँ ठीक है एयरपोर्ट नहीं चाहिए। नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना है आपको? हाँ है।
अब कहाँ ठीक है, कहीं ये जब हाँ, तक नीलम जी। अपन सरकार ये मास्टर प्लान वापिस ना ले तब तक, जब तक कि सरकार अपन मास्टर प्लान वापिस ना ले ले तब तक ये आंदोलन बंद ना हुई, चलाते रहेंगे हम सब लोग। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप अपना बंद कर लीजिए, जिससे आप बोल रही थी ना, वो बंद कर लीजिए। अब आपको सुनाई ठीक देगा है। आप? हाँ, तो आप सुन सकती हैं और बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए, इस संघर्ष को जब तक आप लोग डटे रहेंगे तभी ये सरकार कुछ पीछे हटेगी, और अगर कहीं ढीले पड़े या बटे, और इसमें बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो आपको बांटने का काम करेंगे, जो आप लोगों को खरीदने का काम करेंगे, लालच भी देंगे, हमले भी करेंगे। लेकिन अगर एकजुटता रहेगी, अगर संगठन आपका मजबूत रहेगा, और खासकर जब महिलाएं हमारी संगठित हैं, तो ये हर हालत में इनको पीछे हटना पड़ेगा। लड़ाई आसान तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो 14 के से सरकार आई है और जिस तरह से उसने एक मिशन बना लिया है गरीबों के खिलाफ, पर्टिकुलर कुछ समुदाय के खिलाफ, और जो भी मतलब उनको तो सपने आते हैं, कभी सपने में आ जाता है कि आज नोटबंदी कर दो, अनाउंस कर देते हैं साहब आज कल से नोट नहीं चलेगा। कभी आ जाता है जीएसटी करो, कभी कहते थाली पीटो, कभी कहते हम फ्लाईओवर बनाएंगे। अब ये हम जहाँ राजघाट है, ये भी इनके, वो योगी जी का प्रोजेक्ट है, ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यहाँ जितने भी जमीन है ये सब भी ले करके इसका विस्तार किया जाएगा, इसको भी 8 लेन बनाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो इनके सपनों को अगर हमें खत्म करना है तो हमें एकजुट होना होगा। और हमें अब अगले, जब भी देखिए हम लोग भी बट जाते हैं, जब भी इनको सबक सिखाने का काम आता है, तो कभी ये हमें फुसलाने के लिए 5 किलो राशन दे देते हैं, तो कभी ये अकाउंट में कुछ पैसा डाल देते हैं, कभी ये उज्ज्वला गैस दे देते हैं। हमारी बहनों ने में जब हम लोग अभी गए तो बताया कि उज्ज्वला खाना, तो ये इस तरह का, और जिस तरह से इन्होंने जमीन कुछ पैसा दे दिया मकान बनाने के लिए, तो इनके पास देखिए कई हथकंडे हैं। हम बहनों को, साथियों को समझना होगा, बहनों को खासकर, कि इनके बहलावे में नहीं आना चाहिए। अगर ये कुछ 5 किलो राशन देते भी हैं जिसमें कि खराब चना है और नमक जो है शीशा मिला हुआ भी है, तो वो कोई अपने पॉकेट से नहीं देते, वो हमारा ही टैक्स का पैसा है, हमारा ही पैसा है जो देते हैं। आप लीजिए उनसे, वो आपका हक है, वो आपका अधिकार है। लेकिन उसके बाद भी आपको वोट भी ऐसे ही लोगों को दीजिए, इसका भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये डराने का, बांटने का काम कर रहे हैं। ये धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, समुदाय के नाम पे बांट रहे हैं, जाति के नाम पे बांट रहे हैं, गरीब अमीर को लेके बांट रहे हैं। तो इस चीजों को भी समझना होगा। इस लड़ाई में हमें सबको साथ लेके चलना है। और इस लड़ाई में ये जो जा रहे हैं 8 गांव जो जा रहे हैं, इसमें हर जाति, हर धर्म के लोग जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित है, इफेक्टेड है, वो हमारी महिलाएं हैं। क्योंकि वो महिलाएं जो, जिन्होंने ये बताया कि उनके पास 1-2 जानवर जब आप कहीं से छोड़े जाते हैं, हटाए जाते हैं, तो सिर्फ आपका घर और जमीन नहीं जाता, आपके लोग भी जाते हैं, आपके संबंध वहां से चले जाते हैं, आपका रोजगार जाता है, आपके जो मवेशी हैं, जो आपने वहां पे देखा हम लोगों ने, कोई गाय, कोई भैंस, कोई बकरी कुछ रखा है, वो सब भी चले जाते हैं। तो ये सब चीजें खत्म हो जाती है। इसलिए इसको बचाना अगर है तो हम सबको मिल के लड़ना होगा, और जब हम लड़ेंगे मिल करके, हम संगठित होंगे, तो हम जीतेंगे भी। तो हमारे बीच अब एक जुझारू हमारे वक्ता है राजीव जी, जो बिल्कुल संघर्षशील है इस मुहिम में, इस आंदोलन को शुरू से चला रहे हैं, और आगे भी इनकी क्या योजना है, किस तरह से करेंगे, उस पर भी बात रखेंगे। तो राजीव जी, आपसे हमारी गुजारिश है कि आप आए, अपनी बात रखें। जी शुक्रिया मुंजा जी। सबसे पहले तो ये है कि जो आज NAPM ने जमीनी आमाज में आजमगढ़ के एयरपोर्ट का सवाल जो उन्होंने लिया, इस सब्जेक्ट बनाया जो है, इसके लिए बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। और ये आंदोलन में शुरुआत से NAPM लगातार यहाँ पर सक्रिय रहा है। NAPM के साथी प्रमोद भाई जो नीलम जी के साथ हैं, और लगातार इसी गांव के वो उनका रिलेशन भी है।
तो देखिए मामला है कि वैसे तो 40 दिन की कहानी है और कहानी बहुत लंबी कहानी है और हर चीज में लगभग बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। जो खास तौर पे इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लगातार जो इस सवाल को लेकर 40 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में सभी NAPM, संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम जो भी संगठन हैं उन लोगों ने, और खास तौर पे बनारस, लखनऊ और पूर्वांचल के जो तमाम किसान आंदोलन से जुड़े और नागरिक संगठन हैं, सभी लोग यहाँ पर आकर के इस आंदोलन को एक धार दिया है। और उसमें मेधा पाटकर जी, टिकैत साहब, जड़ूनी साहब और बाजवा जी का आने से जो है इस प्रशासन पे भी लगातार दबाव पड़ा और संदीप पांडे जी और अरुंधति जी आई यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ का जो पॉलिटिकल सर्किल है उसमें भी एक इम्पैक्ट गया और लोगों को लगा कि इस आंदोलन का एक मतलब है। नहीं तो यहाँ पर ये आंदोलन जमुआ में की बाग, खिरिया की बाग में चल रहा था और नो डाउट ये पूर्वांचल के जो खास तौर पर जो आजमगढ़ के अगल बगल के जो तमाम क्षेत्रों है इसको लेकर लोग जान रहे थे। लेकिन एक जो विकास के नाम पर जो एक गरीब विरोधी चेतना है और गरीबों में भी एक चीज है कि नहीं एयरपोर्ट बन जाएगा, एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो विकास होगा, या फिर हम जो जमीनें चली जाएंगी और तो हमको मुआवजा मिल जाएगा। जैसे अभी मैं रामजी भाई के साथ एक बरोड़ा किनारे यात्रा कर रहे थे हम लोग, तो एक दिन मैं था जो है, तो एक महिला ने पूछा कि आप लोग सर्वे करने आए हैं? मतलब कि आमतौर पर अब नदियों के किनारे और खेतों में जो है आमतौर पर ये लगता है कि जैसे कि विकास आने वाला है और यहाँ पर सर्वे हो रहा है मुआवजा पर। तो उस पूरी धारणा को इस आंदोलन में खास तौर पर यहाँ के ही लोगों ने इसका श्रेय किसी माने संगठन को नहीं जाएगा, इसका श्रेय यहाँ पर जो खिरिया की बाग में जो 8 गांव के लोग हैं, जमुआ, हसनपुर, कादीपुर, जिगना, गदनपुर, निरीक्षण पट्टी, लचेरा, इस इलाके के जो गांव हैं उनको श्रेय जाएगा और उनकी चेतना को श्रेय जाएगा कि जो खास तौर पर ये बहुत ही चेतना वाला सवाल है। आमतौर पर जो प्रोग्रेसिव लेफ्ट इस तरह के जो संगठन होते हैं वो खास तौर पर जमीन नहीं देंगे के सवाल पर उलड़ते हैं। और मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, किसान आंदोलन में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को होते हैं कि चलो ठीक है मुआवजा मिल जाए, लेकिन ये आंदोलन इस ग्रामीणों की एक अच्छी विकसित चेतना थी जो है, जो इस आंदोलन को आज 40 दिनों तक 39 दिनों तक लेके आई है जो है। और जहां तक सवाल इस बात का है कि ये अभी रामनयन जी में भी रखा जो है कि जो यहाँ के जो सांसद हैं और नो डाउट यहाँ का जो आंदोलन का विरोध है और जो सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी है भाजपा और उसी का ये पूरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी मोदी योगी का कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज ये बता दूं, किसी साथी का क्वेश्चन भी था यहाँ पर 2005 में जो है यहाँ पर मुलायम सिंह ने हवाई पट्टी बनाई और 2017 में मोदी जी यहाँ पर उतरे और मोदी जी की नीयत खराब हो गई कि यहाँ की जमीन को कैसे हड़पा जाए और उन्होंने यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाया और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत ये बनाया गया है। दुनिया में भी बहुत सारे एयरपोर्ट इस तरह से बनाया गया है कि जिनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ दिया गया है। लेकिन उसके बाद इनका विस्तार यही नहीं रुका और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाएंगे। और जो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि बगल में कुशीनगर, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी और 2.5 घंटे की दूरी में लखनऊ में एयरपोर्ट है। मतलब कि ये 6वां एयरपोर्ट इंटरनेशनल है और योगी राज में 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये प्रोजेक्ट है पूरा जो है। इसके पहले भी मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये जो विकास का पूरा मामला कुशीनगर एयरपोर्ट जो है इसके पूर्व पहले की सरकार ने इसको किया था, जिसमें संदीप पांडे जी ने काफी विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद इस एयरपोर्ट का मामला है। इस एयरपोर्ट में जो पूरा इलाका लिया गया, ये कहा जा रहा है कि यहाँ हवाई पट्टी बनी थी इसलिए एयरपोर्ट, नेशनल एयरपोर्ट भी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यही बनेगा। तो ये एक झांसा दिया जा रहा है और एक जैसे लगता है कि लोगों को बहलाया जा रहा है। दूसरा कि कभी भी आजमगढ़ के लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कोई भी धरना, कोई प्रदर्शन, कोई भी मांग पत्र नहीं दिया। अगर कोई ऐसा धरना, प्रदर्शन, मांग पत्र संज्ञान में है मोदी जी के, योगी जी के या हमारे डीएम साहब को, तो वो उसको जारी करें। मैं ज्यादा तौर पे आंदोलन के बारे में बातें आ गई, मैं प्रशासनिक और जो पॉलिटिकल सर्किल में जो लेकर इस आंदोलन को लेकर बयानबाजी है उसके बारे में यहाँ मैं रखना चाहूंगा।
यहाँ पर व्हाट इज बीन एसपी हाँ वो मैं इसको भी रखता हूँ जो है मीरा जी। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर यहाँ पर यहाँ के डीएम ने इस बात को कहा कि यहाँ पर सर्वे किया जाएगा, जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। और इसके बाद जब ये आंदोलन शुरू हो गया, इसके पहले भी इसी जो एयरपोर्ट है उसके दूसरी तरफ जो लिया जा रहा था उसमें कहा गया कि हाईवे और गैस पाइपलाइन की वजह से हमको मुआवजा ज्यादा देना पड़ेगा और इस इलाके में छोटे माने कि जो लोग हैं छोटे कास्ट के, छोटे जोत के लोग हैं, तो इनको मुआवजा हमको कम देना पड़ेगा। और ऐसे में इस एयरपोर्ट को इन्होंने इस साइड में किया जो है। अब दूसरा सवाल, इसके बाद जब हमारा आंदोलन बढ़ा और हमने 5 किसान पंचायतों का आयोजन किया, महिला किसान पंचायत, छात्र किसान पंचायत, इस बार किसान पंचायत, फिर मिधा जी आई, टिकैत साहब आए, तब यहाँ के आजमगढ़ लगातार सालों से यहाँ के डीएम साहब लगातार बोलते रहे कि यहाँ से 20 सीटर उड़ेगा, 30 सीटर उड़ेगा। और जब आंदोलन ने इस बात को कहा कि भाई अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे लगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपको आवश्यकता है क्या, आपने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जो एयरपोर्ट बनाया उसके तहत आपने एक भी उड़ान यहाँ से उड़ाई? जब ये सवाल आया और हम लोगों ने इस सवाल को भी किया कि जो बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो मोदी जी भी 2014 में रजिस्टर्ड हो रहे हैं और कंपनी भी 2014 में रजिस्टर्ड हो रही है, तो उसको ही क्यों ठेका दिया गया? तो इसके बाद डीएम ने तब जाकर कहा कि हमारा विमानपत्तन मंत्रालय से समझौता हुआ। तो सवाल इसका है कि जो चुनाव में बोला गया पिछले, इसके पहले डीएम साहब बोलते थे कि 20 सीटर उड़ेगा, 30 सीटर उड़ेगा, तो भाई आपका समझौता था ही नहीं जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जो एयरपोर्ट है, और आज तक एक भी यहाँ पर विमान उतरा ही नहीं है। उतरेगा कैसे जब तक समझौता ही नहीं है? तो आप क्यों लोगों को झांसा दे रहे थे? मतलब कि 15 साल से एक जमीन हड़पी गई है और उस जमीन पे कितनी पैदावार हो सकती थी किसानों की, लेकिन एक भी जहाज नहीं उतरा और आप कह रहे हैं जो है। दूसरा, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मामला आया तो इन्होंने सर्वे के जो भी मापदंड है, चाहे एनवायरमेंटल असेसमेंट का मामला हो, सोशल असेसमेंट का मामला हो, जो यहाँ पर एग्रीकल्चर पे जो असर पड़ेगा, इस तरह के किसी भी बात पे नहीं हुआ। और जब 12 और 13 को जब यहाँ पर आए लोग और लोगों ने कह दिया कि जब हम जमीन देना ही नहीं चाहते हैं तो सर्वे क्या उचित है, तो भूमि अधिग्रहण कानून जो कहता है कि आप सर्वे के में भी आप ग्राम के प्रतिनिधि को रखेंगे, ग्राम वालों से बात करेंगे, उनसे बताएंगे, इन तमाम चीजों को तार कर दिया जो है। और ये मान करके कि इन गांव के लोगों को क्या मालूम होगा, और ये एक गुंडागर्दी के तहत जो किया गया। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि यहाँ के जो एसडीएम राजीव रतन सिंह जी हैं और उस समय जो भी राजस्व पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ दलित एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। इन्होंने दलित महिलाओं के साथ मारपीट की, उनको फसलों को बर्बाद किया और लगातार कई लोगों को चोटें आ गई। तो और जो भद्दी गालियां जासूची गालियां दी, उसको मैं यहाँ पर दोहराना नहीं सकता हूँ जो है। तो मामला हुआ, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने ज्ञापन दिया डीएम को दोबारा, तो उस दिन इतनी फोर्स लगाई गई कि जैसे कि हम कोई क्रिमिनल ऑफेंस करके आ रहे हैं, और हो भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सरकार तो मानती है कि किसान तो आतंकवादी होता है। खैर 13 महीने में माने जो है। इसके बाद मैं आना चाहूंगा कि यहाँ के जो सांसद निरहुआ पे जो है, उन्होंने एक दिन बोला, इन्होंने पहले तो बोला कि कहीं चंदौली में कहीं जाकर बोला कि आजमगढ़ के लोग बेवकूफ हैं जो एयरपोर्ट का विरोध कर रहे हैं, जबकि उनसे लोग मुलाकात किए थे, बात किए थे, कई उनसे उन्हीं के राजनीतिक दल के लोग जो है जो इन गांवों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी मुलाकात की, बात किया कि ये एयरपोर्ट उनके लिए भी नुकसानदेह है, वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ के एक बीजेपी के सेक्टर प्रभारी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक मीडिया में बयान दिया कि मेरा सेक्टर ही नहीं बचेगा इन गाँव को अगर आप खत्म कर देंगे। कई लोगों ने कहा कि ये गाँव इतिहास बन जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद
निरहुआ जी ने, दो यहाँ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ है, वो मीटिंग और ईटिंग यहाँ पर करते हैं, शूटिंग करते हैं जो है, इनका और कोई मामला यहाँ पर बनता नहीं है। और वो कहते हैं कि योगी जी ने इनको कहा है कि आप शूटिंग भी करिए, यही मीटिंग भी करिए, यही ईटिंग भी करिए, और यहाँ के लोगों को गाली भी दीजिए। ये अपने आपसे करते हैं कि योगी जी कहते हैं ये भी पूछना पड़ेगा अब तो जो है, क्योंकि अभी आजमगढ़ के लोगों को मनमड़ बोला। उसके बाद इन्होंने एक दिन अभी पिछले दिनों बयान दिया, इन्होंने बयान दिया कि हमने जो यहाँ पर लोग हैं, सरकारी जमीन सरकार अधिग्रहण करेगी, या यहाँ के लोग जो लोग हैं वो जमीन के हड़प करके बैठे हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो हमने इस बात को मीडिया के जरिए भी पूछा और ज्ञापन के माध्यम से भी पूछा है कि निरहु जी आप ये बता दीजिए कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत क्या कोई भी गांव में जो है अगर कोई सरकारी जमीन भी होगी तो ग्राम सभा अगर नहीं तैयार है तो क्या आप ले लेंगे? और दूसरा कि जो सरकारी जमीन भी है, मैं चूंकि किसान बैकग्राउंड मेरा बहुत यहाँ खेती किसानी का उस तरह से नहीं रहा है, किसान आंदोलन में ही मेरी समझ बढ़ी, और कोरोना काल में जब इस इलाके में मजदूरों का पलायन हुआ तब से हम लोग मजदूरों किसानों के बीच में हैं। लेकिन आज हमारे एक वीरेंद्र भाई एक साथी कर रहे थे, एक दिन मुझे समझा भी रहे थे सुबह कि हमारी 5% जो जमीनों की कटौती करके उनको जो है कुछ नवीन प्रति और आबादी इस तरह से किया गया है, मतलब हमारी जमीन को उसको उन्होंने किया है। तो हमारी जमीन को आप सरकारी जमीन बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम हड़पे हैं, और आपको ये मालूम भी है, आप गाजीपुर से आए हैं और आपको ये मालूम है कि हम हड़प के बैठे हैं, और आप यहाँ पर बोल रहे हैं। उसके बाद हमारे जो क्या कहते हैं निरहु जी जो हैं, हमारे जो सांसद जी हैं, परसों ये हुआ तय हुआ कि उनसे एक डेलीगेशन मुलाकात करेगा, और कुछ साथी जो है उनको खोजने में लगे और उनको क्या कहते हैं और हाँ एक चीज और है कि जो उन्होंने भी कहा कि जो यहाँ पर जो लोग धरने पे बैठे हैं वो सब बंजर जमीन पे बसे हुए इसलिए बैठे हैं। तो हमारे कुछ साथी लोग गए और उनसे मुलाकात किए। उनके अनुसार 2 दिनों में उनकी 2 बार मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, और निरहु जी ने कहा कि नहीं हमको तो नहीं मालूम था, हमको लोगों ने बता दिया था कि ये बंजर था। मैं योगी जी से कहूंगा कि वो जो है क्या कहते हैं इसके बारे में सोचें, बात करें, और हम किसी भी कीमत पर जमीन नहीं जाने देंगे। ये उन्होंने आश्वासन हमारे साथियों को दिया है। अब दूसरी तरफ उनका एक वीडियो आया है, तो उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ के लोग जो है मनबड़ हैं और इनको हम ऊपर पहुंचा देंगे, इनको हम जेल में डाल देंगे, या पे इनके घुटने को पंचर कर देंगे। जो हाफ इनकाउंटर जो कहा जाता है उत्तर प्रदेश में लगभग इस समय लगभग 3,500-4,000 के तकरीबन हाफ इनकाउंटर हुआ है, हर दिन पूर्वांचल के भी विभिन्न जिलों में होता है। तो ये कहा, और इन्होंने ये कहा कि इनकी मनबड़ाई को ठीक करना पड़ेगा। तो मैं बहुत ड्यूबियस कैरेक्टर निरहु का है जो है। एक तरफ मीडिया में वो बोलते हैं कि हम जो है ठीक कर देंगे, यहाँ के लोग मनबड़ हैं। खैर यहाँ के जो आजमगढ़ को आतंकगढ़ का नाम दिया गया है, अजीत राय की एक हत्या हुई थी सिविल नेशनल कॉलेज में, उसी में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आजमगढ़ नहीं आतंकगढ़ है, और उसके बाद सभी ने चिल्लाने लगे कि आतंकगढ़ है। आज अपराधियों का जिला कहते हैं, और इसको कैफी आजमी और लाहौल संकेतान की धरती है, और बड़े पैमाने पे इस अपराधियों को जिले के नाम पर योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में बड़े पैमाने पे यहाँ पर ओबीसी दलित माइनॉरिटीज का बड़े पैमाने पर इनकाउंटर भी हुआ है। खैर वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इस दौर में ये जो निरहु हैं, जो लोग मिलते हैं उनसे तो कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, और मीडिया में आते हैं तो कहते नहीं है। तो साफ तौर पर है कि इसमें जो बीजेपी अपनी पॉलिसी के तहत, जिसको रामनारायण जी भी बात कहे कि इनकी कोई क्या कहते वैल्यू तो है नहीं, इसको एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पर क्यों लाया जा रहा है, मैं इसी के तहत मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा कि ये इलाका बड़े पैमाने पर सब्जियों का उत्पादन क्षेत्र है। इस इलाके में, निजामाबाद के इलाके में 35 किस्म के आम होते हैं। यहाँ पर लाल मिर्च है फूलपुर में, जिसको लाल सोना कहते हैं, बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है। इस इलाके में किसी भी आप चले जाएंगे, महाराजगंज, कप्तानगंज
निजामाबाद, शाहगंज, पूरा इलाके में सब्जियों का बड़ा ये क्षेत्र है। तो जो एक हम लोग को जो इस बात को लग रहा है कि जो तीने काले कानून में जिस तरह से तमाम एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे गोदाम बनाने का इनका षड्यंत्र था कि किसानों की उपज को वहां पर क्या कहते हैं गोदामों में डंप करके उसको फिर से मार्केट में सप्लाई करने का, ठीक उसी तरह से ये हमको लगता है कि हम लोग का मानना है कि जिस तरह से अडानी जी 3 केले को 100 रुपए में उन्होंने बेचते हैं, मतलब कि जो केला 40 रुपए 50 रुपए हमारे मार्केट में बिक सकता है, उसके दर्जन बिक सकता है, उसको अडानी का हम खरीदेंगे तो 400 रुपए दर्जन खरीदना पड़ेगा। तो उनकी निगाहें इस इलाके के बहुत बड़े उपज पे है जो है। दूसरा कि जो एक बात है कि जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक बात कहते हैं कि आजमगढ़ के लोग जो है बहुत इंटरनेशनल जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय उनका जो आना जाना जो है सऊदी अरेबिया से लेकर तमाम जगहों पर ज्यादा है। तो मैं एक चीज बात कहूं कि आजमगढ़ माने इंटरनेशनल स्तर पर लोग को आना जाना है, तो अगर आजमगढ़ का इंटरनेशनल स्तर पर जाना है, इतने अगल बगल एयरपोर्ट फिर क्यों बना है, कुशीनगर में क्यों बना है, फैजाबाद में क्यों बना है, सब पहले आजमगढ़ में बना देना चाहिए था, है नहीं। लेकिन आप कहेंगे कुशीनगर में एयरपोर्ट पर्यटन के लिए बनाएंगे और क्या कहते हैं फैजाबाद में आध्यात्मिक नगरी के लिए बनाएंगे, आजमगढ़ में मजदूर ढोने के लिए बनाएंगे ना। और स्थिति यह है कि कुशीनगर एयरपोर्ट का फीता काटने के बाद उस एयरपोर्ट को जो है अडानी को हैंडओवर कर दिया गया। जिस तरह से लखनऊ का एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह किसान नेता के नाम पर था, उसको जो है आज अडानी के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ के मजदूरों के नाम पर है, तो यहाँ का मजदूर सऊदी अरेबिया निश्चित तौर पे जाता है, लेकिन हम यही सवाल क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि यहाँ का मजदूर उससे कई गुना जो है, हम आजादपुर सब्जी मंडी से लेकर भिवंडी में बोरा ढोने का काम करते हैं, हम केरला से लेकर लुधियाना से लेकर हम नेपाल तक में यहाँ का मजदूर काम करता है। और जिसकी पूरी कनेक्टिविटी जो है रेल है, ट्रेन है, तो आप ट्रेन तो नहीं दे रहे हैं। अगर सचमुच यहाँ के मजदूरों के बारे में सोचते, यहाँ के विकास के बारे में सोचते, तो आप नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ के लोगों की जमीनें हड़पना चाहते हैं। और जैसा कि ये मानना है कि मैं यहाँ पर रामनारायण जी ने भी अपनी बात में रखा कि इसके आगे ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी बना रहे हैं। जिस तरह से मुनिजा जी आपके यहाँ राजा तालाब के इलाके में राजा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये सपना बना के वहां जमीन हड़प रहे हैं, उसी तरह से। और ये प्रोजेक्ट में अब तक जो इन्होंने कहा है कि जो अब तक जो जमीन खरीदेंगे ये 7 अरब रुपए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं जमीनों पे। और साफ तौर पर है कि इतनी बड़ी रकम किसी पूंजीपति से ये इन्वेस्ट न करवा करके सरकार इन्वेस्ट करेगी और किसी पूंजीपति को 1.5 अरब 2 अरब 4 अरब उनसे चुनावी चंदा लिया जाएगा और उसको जो है ये पूरा हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो भी आपके माध्यम से जहां तक हमारी बात पहुंच रही है, ये पूर्वांचल में एक सशक्त लड़ाई शुरू हुई है, 40 दिन हुई है। मुझे नहीं मालूम है इसके पहले पूर्वांचल में इस तरह का कोई आंदोलन जमीन नहीं देने के सवाल पर हुआ है। निश्चित तौर पे हुए हैं जमीन के सवाल पे, लेकिन मुआवजे के सवाल पे हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर पूर्वांचल के इस आंदोलन में लोग जो है राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से इसकी चर्चा है, लोग अगर शामिल होते हैं, इसको मजबूत करते हैं और अगर जमीन नहीं देने के सवाल पे ये आंदोलन जीतता है, तो कल की डेट में किसान भाइयों के अंदर भी जो ये ला दिया गया है, मुआवजे की लालच दे दी गई है कि एनएच के नाम पे जमीन देकर कि आप लाख करोड़ रुपया मुआवजा ले लीजिए, तो उनको जमीन की वैल्यूएशन, जमीन के मूल्य को उनको वो ध्यान देंगे और हम जब अपनी जमीनों को, खेती योग्य जमीनों को बचाएंगे। क्योंकि अभी इसी इलाके से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गुजर रहा है, जो एशिया की सबसे बड़ी भूमि हड़प योजना थी और बड़े पैमाने पर किसानों की फसली जमीनों को उसने ले लिया। तो अगर ये आंदोलन जीतता है तो इससे नो डाउट पूर्वांचल में किसानों मजदूरों का सवाल हम उठेगा और हमारी खेती किसानी की जमीनें बचेंगी। मुंजा जी, मैंने बात रख दी अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से सारी बातें रखी हैं। और आजमगढ़ आपने तो बताया किस लिए पहचाना जाता है, पर अभी कोविड टाइम में जब हम लोग सीजेपी के थ्रू एक सर्वे के लिए गए थे कि इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन वीवर्स एंड वीविंग इंडस्ट्री, तो आजमगढ़ गए और आजमगढ़ का मुबारकपुर वो बनारसी साड़ी
जो बनाते हैं वो भी मुबारकपुर से साड़ियाँ आती हैं और बनारस का टैग लगा करके उसको बेचा जाता है। तो मुबारकपुर के हमारे साथियों ने जो बुनकर का काम करते हैं उन्होंने कहा कि साड़ियाँ तो हम लोग बनाते हैं और ये बनारस के लोग ले जाते हैं और वहाँ इसको बनारसी साड़ी का एक तमगा दे करके नाम देकर बेचते हैं। तो मुबारकपुर एक साड़ियों के लिए और आजमगढ़ जिससे पहचाना भी जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा देन है आजमगढ़ की। आजमगढ़ का एक बहुत बड़ा पूर्वांचल में नाम है। लोग बाहर जाते हैं क्योंकि कोई रोजगार नहीं है, काम नहीं है। लेकिन ये सही है कि जब तक ये पूर्वांचल क्या है, ये पूरे देश में इस तरह का ये मुहिम चला रखा है कि ये कब्जा कर रहे हैं। अभी देख रहे थे कि ये जो बम्बई से अहमदाबाद की जो इन्होंने बुलेट ट्रेन वाला शुरू किया है, उसमें भी उन्होंने बहुत जमीन को ले लिया है, लोगों के घर ले लिए हैं। तो लोगों को जरूरत हो ना हो, अब इनका सपना है, ये चाहते हैं तो ये करेंगे। इनको ये नहीं फर्क पड़ता है कि लोग क्या चाह रहे हैं। तो कहते तो है ये कि दूसरे लोग देशद्रोही है, मुझे तो लगता है सबसे बड़े देशद्रोही तो शायद यही है, और देशभक्ति तो कहीं से है ही नहीं, क्योंकि देश के बारे में सोचते ही नहीं। देश तो लोगों से बनता है ना। ये जो हमारे लोग बैठे धरने में, वहां पर किसान है, महिला है, दलित है, बुनकर है, ये सारे लोग जितने हैं इनसे देश बनता है। उनकी खुशहाली ही नहीं रहेगी तो आप कैसा विकास करेंगे, आप कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे। अब ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन इस लड़ाई को जो जहां है वो वहीं से लड़ेगा, समर्थन देगा, एंड वी आर विद यू। और कहीं ना कहीं हमें लगता है एक नेटवर्किंग भी होनी चाहिए इस तरह से, जैसे NAPM ने शुरू किया है जमीनी आवाज को लेकर के। ये इस तरह से जहां जहां भी जो हो रहा है, ये जोड़ने का काम जो कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है और इससे एक ताकत मिलती है, एक दूसरे को उत्साह बढ़ता है। हमको लगता है कि हम लोगों के साथ लोग हैं। भले ही हमारी सरकार ने मीडिया को खरीद लिया है, लोगों को खरीद लिया है, बहुत से लोग चले गए हैं। कुछ लोग जो हैं कहीं विरोधी पार्टी, अपोजिशन पार्टी नहीं है, वो भी हम लोग जानते हैं कि वो सब के सब इतना पैसा तो है ही उनके पास कि अगर सरकार चाहेगी तो उनके पास ED भेज देगी, जांच बैठा देगी। इस डर से वो बोलते नहीं है। तो लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं, चाहे वो उनको जेल जाना पड़े। हमारे बहुत से साथी जेल गए, सुधा भारद्वाज जी से लेकर के और तीस्ता तक जेल उनको जाना पड़ गया, लेकिन वो लोग आज भी हम लोग के साथ खड़े हैं और समय समय पर सबका साथ ले करके हमें जो हमारे साथी संघर्ष के हैं उनको लेकर के इस देश में लोकतंत्र की बहाली और इस देश को कैसे खुशहाल बनाया जाए, कैसे संविधान को लागू रखा जाए, क्योंकि ये तो संविधान विरोधी लोग हैं ना, ये तो संविधान को भी नहीं मान रहे हैं, तो भूमि अधिग्रहण कानून को कहाँ मानेंगे। तो बहुत कठिन लड़ाई भी है और लेकिन मुश्किल है, पर साथ चलना है। और अब हम हमारे साथी हैं संजीव जी, हमेशा संघर्ष में साथी रहे हैं, हमारे गांधी इंस्टीट्यूट की इस लड़ाई में हमेशा साथ दिया है और संघर्ष किया यहाँ भी उन्होंने। और उसी का बदौलत ये हुआ कि हम लोग जो अवैध कब्जेदार थे उनको यहाँ से हटा पाए, आज ये जमीन बचा पाए हैं। बाकी तो जो कोर्ट का केस है वो भी हमें लगता है कि हम लोग एक ना एक दिन जीतेंगे ही। तो लेकिन इस संघर्ष में जो आजमगढ़ में हमारे साथी, हमारी महिला साथी लोग करीब करीब 40 दिन होने जा रहा है और लगातार बैठ रही हैं और एक संघर्ष, एक दृढ़ उनका संकल्प है कि हम ना तो जान देंगे और ना ही जमीन देंगे, हमें यह हवाई आपका एयरपोर्ट नहीं चाहिए, आप ले जाइए। तो इसमें संदीप जी से हम लोग चाहेंगे कि वो अपनी बात रखें और आगे का भी एक रास्ता बताएं कि क्या करना है एक पूरे उसमें। तो संदीप जी आप अपना ऑन कर लीजिए। जी संदीप जी। हाँ, धन्यवाद मुनीरा जी। हाँ। अच्छा, पहले ये बताइए कि अरुंधति कह रही थी कि शायद इसमें एग्नेस है या कोई है और लोग जो हिंदी नहीं समझ सकते, तो क्या मैं उनके लिए अंग्रेजी में बोलूं? जो क्योंकि आप मिक्स करिए, आप मिक्स, थोड़ा अंग्रेजी भी और हिंदी। But let me first ask, is there anybody here who cannot understand any Hindi at all? अगर कोई, if there is somebody, then I will speak in English. Otherwise, is there anybody? Yeah. Is there anybody who can't understand Hindi? Any Hindi?
in this group? Agnes Arundhati is ji. there. Agnes is there. She will certainly, she can understand Hindi. But if Sandeep, you can be bilingual, that will absolutely certainly help. Nalini was also there. She just left, I think. Yeah. So you can continue in Hindi, but you can, Agnes has written. She understands. ठीक है. Okay. तो okay, she has written that I can understand something in it. So continue in Hindi. ठीक है, तो मैं फिर हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि बाकी तो साथी जो हैं वो सब हिंदी वाले ही हैं, मुझे लगता है. तो सारी बातें आ गई हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं, बस मुख्य बातें कह दूंगा बिंदुवार. नंबर 1 कि आजमगढ़ से लोग पुराने समय से बाहर जाते रहे, ये बात राजीव ने कही. पहले इनको, आपको मालूम है, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था. मतलब इनका एग्रीमेंट होता था किसी कंपनी के साथ और फिर ये जाते थे, उसको गिरमिटिया मजदूर कहते थे, इंडेंचर्ड लेबर. और खास बात यह है कि आजमगढ़ का एक आदमी एक देश का प्रधानमंत्री भी बन चुका, जिसका परिवार मजदूर के रूप में गया था, और वो देश है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. ये वेस्ट इंडीज का हिस्सा है. जो लोग क्रिकेट खेल को पसंद करते हैं वो जानते हैं वेस्ट इंडीज की टीम. तो वेस्ट इंडीज की टीम में एक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो नाम का एक द्वीप है जो शामिल है. वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश नहीं है, वो एक इलाका है, और उसमें ये देश है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. वहां का प्रधानमंत्री एक वासुदेव पांडे यादव नाम का आदमी बन चुका है. अब आप सोचेंगे कि उसके नाम में पांडे और यादव दोनों कैसे लगा है. तो उसकी पिता और माता में एक तरफ पांडे परिवार है और दूसरी तरफ यादव परिवार. तो वो 1995 से 2001 तक वहां का प्रधानमंत्री रहा. तो यानी कि आजमगढ़ के लोग बहुत उद्यमी होते हैं, काफी पुराने समय से बाहर जाते रहे हैं, और अभी तक तो वहां पे कोई हवाई अड्डे की जरूरत पड़ी नहीं है. पुराने समय में पानी के जहाज से जाते होंगे, अब कहीं बड़े शहर में जाके हवाई जहाज पकड़ लेते होंगे. लेकिन ये बात सही है जो कही गई कि 2-2.5 घंटे की दूरी पे दूसरे हवाई अड्डे होते हुए यहाँ पे कोई हवाई अड्डे की जरूरत नहीं है. और मैं ये समझता हूँ कि ये जो विकास का तरीका है, वैसे तो जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय इस किस्म के विकास का विरोधी है, लेकिन ये जो खास बात है एयरपोर्ट वाली, इसको थोड़ा समझना जरूरी है. देखिए, हम पश्चिम के विकास की नकल कर रहे हैं. ये जो पूरा हाईवे का नेटवर्क हमने बनाया है, अगर आप देखेंगे तो इस तरह का हाईवे का नेटवर्क आपको अमेरिका और यूरोप में दिखेगा. ये हाईवे का नेटवर्क सबको मालूम है कि 4 पहिया गाड़ियों के लिए ही उपयुक्त है. इस पे और कोई साधन चल नहीं सकता. और अपने देश में ज्यादातर लोग 4 पहिया कम से कम निजी गाड़ियों से नहीं चलते हैं, वो अन्य साधनों से चलते हैं. ये उनके लिए बना नहीं है. ये असल में हाईवे नेटवर्क बनाए गए हैं उन मोटर कार कंपनियों के लिए जो अपनी कारें भारत के बाजार में बेच सके. ये पूरी कहानी अमेरिका में हो चुकी है और अब भारत में दोहराई जा रही है. और यहाँ तक कि जो साइन बोर्ड है वो भी, उसका डिजाइन भी वही है जो अमेरिका में, वही हरे रंग का, और उस पे जिस तरह से वहां लिखते हैं वैसे यहाँ लिखा जाता है. तो ये पूरी नकल हो रही है कार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए और पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए. और ये ज्यादातर अपने देश में लोग रेल से यात्रा करते हैं. आजमगढ़ से बहुत बड़ी संख्या में रेल से लोग बाहर जाते हैं. तो जरूरत तो ये थी कि रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए. आपको एक चीज पता नहीं, मेरे ख्याल से सबके संज्ञान में होगी, उसकी चर्चा नहीं होती है कि रेलगाड़ियों से जनरल डब्बे खत्म किए जा रहे हैं. अब आप अगर जाएं यात्रा करने तो आपको पहले रिजर्वेशन का टिकट लेना पड़ता है. तो वो लोग जो तुरंत जाके खिड़की से टिकट खरीद के जनरल डब्बों में बैठ के चले जाते थे, अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया. तो जनरल डब्बों को खत्म किया जा रहा है. सिर्फ आप स्लीपर क्लास या उससे ऊपर रिजर्वेशन करा के ही चल सकते हैं.
ये आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा की जा रही है। तो जरूरत तो इस बात की थी कि रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए, जनरल क्लास के डब्बे, सामान्य श्रेणी के डब्बे बढ़ाए जाए, लेकिन उसके बजाय एक ऐसा साधन लाया जा रहा है जो आजमगढ़ के 99% लोग तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ लोग जरूर करेंगे जब हवाई अड्डा बनेगा, लेकिन ये तय है कि बहुसंख्यक लोग तब भी रेल से ही जाएंगे बाहर, क्योंकि वो आज बड़ी संख्या में लोग हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में जा रहे हैं काम करने, जिनको हमने पैदल चलते हुए वापस आते हुए देखा कोरोना काल में। तो उनकी समस्या को ध्यान में रख के कोई समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन हो ये रहा है कि मोटर कार की कंपनियों, हवाई जहाज वाली कंपनियां और जो पेट्रोलियम बेचने वाली कंपनियां हैं, इनको ध्यान में रख के सारा विकास हो रहा है। और ये सबको मालूम है कि धरती के नीचे पेट्रोलियम का भंडार सीमित है, तो उस भंडार पे अच्छा, और दूसरी आप देख रहे हैं कि समस्या जो खड़ी हो गई है मानव जाति के सामने, कार्बन उत्सर्जन की, जलवायु परिवर्तन की। तो कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है और पेट्रोलियम जलाने से तो होता ही है कार्बन उत्सर्जन। तो धीरे धीरे अब उस पर रोक लग रही है। अभी एक सम्मेलन चल रहा है मिस्र में, शर्म एल शेख में, जहां अमीर देश भारत जैसे देशों को कह रहे हैं कि आप अपने कार्बन उत्सर्जन पे रोक लगाइए, और भारत कह रहा है कि भाई आपने तो खूब उत्सर्जन कर लिया और जब हमारा मौका आया है विकास करने का तो आप हमको करने नहीं दे रहे, तो हमें छूट दी जाए ताकि हम भी कुछ कार्बन उत्सर्जन करें, मतलब हम भी कुछ प्रदूषण कर लें पहले। तो ये पूरा खेल इस बात का है कि कार्बन उत्सर्जन पे रोक लगने वाली है। यूरोप ने कह दिया है कि 2050 तक हम कार्बन तटस्थ इलाका हो जाएंगे, यानी कि यूरोप से कोई कार्बन उत्सर्जन 2050 के बाद नहीं होगा। हमारे मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कहा है कि भारत 2070 तक उस स्थिति में आएगा जब वो कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगा, लेकिन तब तक के लिए ये कंपनियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा उस पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके जो धरती के नीचे है पैसा कमा लिया जाए। तो इसमें मोटर गाड़ी की कंपनियां हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि आजमगढ़ से लखनऊ के बीच में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है, जिससे कि जो दूरी पहले 7-8 घंटे में पूरी की जाती थी वो अब आप 2 से 2.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। हालांकि आप उस पर जाएंगे तो आपको गाड़ियां नहीं दिखाई पड़ेंगी बहुत ज्यादा, लेकिन कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो धरती का सीमित भंडार है पेट्रोलियम का, उस पे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लिया जाए। और इसीलिए हमारे देश में उस तरह से एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जैसे यूरोप और अमेरिका में लोग छोटे दूरी की यात्रा भी हवाई जहाज से करते हैं। तो आप यूरोप का अगर आप साइज देखें तो वहाँ शहरों की दूरियां बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक शहर से दूसरे शहर हवाई जहाज से जाते हैं। उस तरह की एक संस्कृति यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी को लखनऊ से आजमगढ़ जाना हो तो वो हवाई जहाज से चला जाए। तो ये जो विकास है ये सिर्फ पैसे वालों के लिए है, जैसा पहले कहा गया, और इसमें प्राइवेट कंपनियां खूब पैसा कमा लेना चाहती हैं सीमित, क्योंकि इनको मालूम है कि भाई जब कार्बन उत्सर्जन पे रोक लग जाएगी तब उसके बाद आप ये खेल नहीं कर पाएंगे। तब धीरे धीरे आपको ऐसी ऊर्जा का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसे साधनों का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें कार्बन उत्सर्जन न हो। तो अभी तो पेट्रोलियम का कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोयले का कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप देखिए कि पश्चिम में, यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, जहां अब कोयले के कारखाने लगने बंद हो गए हैं बिजली के, और परमाणु ऊर्जा के भी बंद हो रहे हैं, वहां पे हमारा देश अभी भी कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों को बढ़ावा दे रहा है। नए नए कारखाने लग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाया जा रहा है यहाँ जलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए। उसका ठेका आपको मालूम है वहां अडानी जी को मिला है और वहां भी उनका विरोध हो रहा है। तो ये जो पूरा खेल है कि कैसे धरती के उन संसाधनों से जिससे कार्बन निकलता है
कार्बन उत्सर्जन पे रोक लगने के पहले ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लिया जाए। ये आजमगढ़ का जो हवाई अड्डा है ये उस खेल का हिस्सा है जिसमें निजी कंपनियां फायदा कमाने के लिए ये हवाई अड्डा यहाँ बनाना चाहती हैं। ये जनता की जरूरत को ध्यान में रख के नहीं बनाया जा रहा है। ये मेरा मुख्य जो है मतलब बिंदु है जो मैं अपनी बात रखना चाहता था, क्योंकि बाकी बातें तो सब साथियों ने रख दी हैं, वो दोहराने की जरूरत नहीं है और हमें इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जो तरीका है विकास का वो मतलब निरंतर जारी नहीं रह सकता। इस पे तो ये तो कभी ना कभी ये हमको बदलना ही पड़ेगा। और इसकी शुरुआत यूरोप से ही एक 18-19 साल की लड़की ने कर दी है जिसका नाम ग्रेटा थुनबर्ग है, जो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नाम का आंदोलन चला रही है। और खास बात यह है कि उसने निजी संकल्प लिया है कि वो हवाई जहाज से नहीं चलेगी। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि जहां पे लोग जैसे हम लोग बस और रेलगाड़ियां पकड़ते हैं यात्रा के लिए, जहां पे लोग हवाई जहाज पकड़ते हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, वैसी जगह पे एक लड़की कह रही है 18-19 साल की कि मैं हवाई जहाज से कभी यात्रा नहीं करूंगी। उसने अपनी माँ को भी समझा लिया और उसका असर ये हुआ है कि यूरोप में अब लोग सोचने लगे हैं कि हम हवाई जहाज से यात्रा करके ज्यादा प्रदूषण क्यों करें। अगर यूरोप को 2050 तक कार्बन तटस्थ इलाका बनना है तो लोगों को ये जो तरीके हैं कार्बन उत्सर्जन वाले ये छोड़ने पड़ेंगे और लोग अपनी जीवन शैली को बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन एक छोटी संख्या है जो कर रही है। और जब ग्रेटा थुनबर्ग को यूरोप से अमेरिका जाना था, वहां पे उसको भाषण देना था संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वो पानी के जहाज से गई। तो ऐसे मेरे बहुत सारे साथी हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि वो कम से कम हिंदुस्तान के अंदर हवाई जहाज से यात्रा नहीं करेंगे। वो कहीं बाहर जाना होगा तभी हवाई जहाज पकड़ेंगे। या एक हमारे भाई हैं मौसी के लड़के यहाँ लखनऊ में जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रेन्यू कराएंगे ताकि हमें कोई निजी गाड़ी ना चलानी पड़े, हम सिर्फ सार्वजनिक वाहनों से चले या ऐसे वाहनों से चले जो प्रदूषण ना करते हो। ये सोच अभी बहुत सीमित है, बहुत कम लोग इस तरह से संवेदनशील हैं जो सोच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सबको इस जीवन शैली पे आना ही पड़ेगा जिसमें कार्बन उत्सर्जन ना हो 2050-2070 तक, जैसा जैसा लोग अपनी वो तय कर रहे हैं सीमा। तो जब हमको जीवन शैली बदलनी ही है तो हमें उसकी शुरुआत अभी से करनी चाहिए और ऐसे साधन विकसित करने चाहिए जो कार्बन उत्सर्जन को ना बढ़ाए। तो इतना ही मुझे कहना था। इस पे अगर कोई सवाल होगा तो मैं उसके बारे में फिर बोल दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। ये अब मंच खुला है किसी भी सवाल के लिए। हमारे जितने भी वक्ता लोगों ने अभी बोला है, आप सब लोग जो लोग भी जुड़े हैं इससे, अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सवाल है आपका या कुछ जोड़ना चाहते हैं या अपनी बात कुछ शॉर्ट में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं किसी भी वक्ता से। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना ऑन कर लेंगे, उसके बाद फिर अपना सवाल पूछे। Yes, can I ask? Yes. Who's funding this? Who's funding this project? Which project? You mean a protest What Mr. Sandeep has said? Yes, definitely it is. It is. This project is trying to help some big people. Yeah. And they target the small people. You see the farmers, the Dalit, the tribals. They try to target like this so that we will not speak out. They will not speak out. Nobody will help them. So we have to, I think we should find out who's funding them and inform them that this is not the way.
Well, Agnes, we believe that it is the government which is trying to build it. But the one question that people are asking is, when all the other airports are being handed over to Adani, ultimately, this one will also be handed over to him. So first of all, according to the Land Acquisition Act, instead of 70%, 80% consent of farmers should be obtained, because this airport is ultimately going to be given to a private company. So Adani is the likely, beneficiary of this, and that is why they are acquiring a much larger area of land than what is required for an airport. They are acquiring 670 acres. So it is believed that the remaining land will be used by him to set up more other enterprises and make money on that. So this is definitely for private companies. I mean, Modi government's policies are driven by the private profit motive. That is very clear. Thank you, Agnes. Arundhati, you want to ask something? सवाल नहीं था, मैं कह रही थी जो उनका जो हम लोगों ने थोड़ा आरटीआई के हिसाब से उसमें साइट पे देखा था, जो गवर्नमेंट की साइट है पूरी मिनिस्ट्री की एविएशन से, तो इसका पहले नाम तो उड़ान में था, परंतु अभी वो इंटरनेशनल इस पे दिखा रहा है, जो विस्तारीकरण की योजना है ना, उसमें उन्होंने लिखा है. तो एट द मोमेंट इट इज ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट, बट व्हाट इज बीन हैपनिंग दैट फर्स्ट दे डू इट एंड देन दे हैंड इट ओवर टू द प्राइवेट कंपनीज टू दे आस्क द actually invite the tenders to develop the project for the PPE. That thing had not taken place so far, Agnes, because land acquisition हुआ नहीं है. Land acquisition का कोई नोटिस ही नहीं आया है अभी तक. जो पहला नोटिस आना चाहिए वो भी लोगों को नहीं मिला है. सो एट द मोमेंट वो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के एविएशन मिनिस्ट्री के इसके ऊपर दिखा रहा है कि वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पर वो फाइनली पीपीई मॉडल में जाएगा. And even in Meghalaya, they had they're planning. They're still planning to make a wider airport. But earlier, they tried to take, they created the new Shillong Township, and there also they send a group earlier. They sell it to the government, to the Urban Development Authority, and then they sell it little there, whoever is thing. But they have violated certain, they got some documents, the land documents some were fraud. So through that we got through RTI, and it was, but still they're trying to protect them. And so in that way there also, if here I found that agriculture, you cannot, if it is agriculture, you cannot take it. If they oppose, if they don't want, they cannot force. And agriculture, you have to sustain. हेलो, आवाज चली गई है. हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोग को? हाँ, सुनाई दे रहा है. अच्छा, तो हाँ, ये अरुंधति, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने हाथ रेस किया था. मैंने बोल दिया ना, मैं इन्फॉर्मेशन ही देना चाह रही थी, क्योंकि मैंने ही राजीव का हेल्प किया था थोड़ा आरटीआई लगाने में. आई थिंक मीरा ने एक सवाल पहले इसमें पूछा था. इज मीरा स्टिल देयर? मीरा शुड आस्क. मीरा आर यू हियर? आई है, पर उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा था नेट का. तो एक्चुअली मीरा ने सवाल पूछा था राजू को कि बीएसपी, समाजवादी पार्टी, एएमआई, इनका सबका क्या स्टैंड है वहां पे अन्य ऑपोजिशन पार्टीज का. ये उन्होंने सवाल पूछा था राजू को. व्हाट इज द रोल ऑफ द, व्हाट हैव बीन द रिएक्शन एंड रोल ऑफ द अदर पार्टीज. राजीव, आप हैं क्या वहां पर? राजीव, आप कुछ जवाब देंगे इसका? नहीं, राजीव जी जुड़े थे, लेकिन फिर वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गए. डिस्कनेक्ट हो गए. अच्छा, तो रामनयन जी हैं क्या? रामनयन जी,
वो भी आपको नहीं है। जुड़े हाँ थे। वो भी नहीं है। हाँ तो जी। तो और अभी और शायद कोई नाम बताने वालों में लोकल तो कोई नहीं है। राजीव और जी आपने किस्मती जो जी, नीलम जी भी वो उनका डिस्कनेक्ट हो गया था। नीलम जी आप सुन रही हैं? उनको शायद मालूम नहीं होगा। नीलम आप सुन रही है क्या? राजू के फोन से ही एक्चुअली किस्मती और ये सब लोग जुड़े हैं, इसलिए राजू का फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो सब चले गए, ये जी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, हाँ वो नीलम जी अभी किस्मती फोन जी पे भी है। नहीं है अभी। हाँ, तो आपको सब कोई कट गए, किसी का नहीं सुनाई देगा। तो संदीप इसका इफ यू कैन जस्ट ब्रीफ करो। संदीप बता सकते हैं, हम लोगों को मालूम है थोड़ा, पर हाँ संदीप। हाँ नहीं, जो बड़ी पार्टियों की भूमिका है मैं आपको बता सकता हूँ। भारत की कोई भी बड़ी हाँ, पार्टी बताएं। इस तरह के विकास का विरोध नहीं करेगी। मतलब इस मामले से संबंधित नहीं, लेकिन जब वो केरल के पास जो है लक्षद्वीप, वहां पे जब लोग वहां पे शराबबंदी लागू है, आपको मालूम है, क्योंकि वहां मुस्लिम आदिवासी रहते हैं। और जब वहां एक भारतीय जनता पार्टी का लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजा गया, प्रफुल्ल खोदा पटेल, जिसने शराबबंदी पे रोक लगाई, और उसका पत्र लेके मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर गया अपने अध्यक्ष थम्पन थॉमस की तरफ से, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के। तो राजेंद्र चौधरी जी ने कहा कि भाई ये ज्ञापन मैं अखिलेश यादव को कैसे दे दूं? आप शराबबंदी की मांग कर रहे हैं वहां की वहां लागू रहे, अगर मैं ये ज्ञापन दे दूंगा तो कल जब हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो आप कहेंगे यूपी में भी शराबबंदी लागू कीजिए। तो उन्होंने हमारा ज्ञापन अखिलेश यादव तक पहुंचाया ही नहीं। तो यही बात इस तरह के विकास की है कि समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई वो जो हवाई पट्टी वहां बनी है वो तो बनाई थी मुलायम सिंह ने, तो अब जो है मुलायम सिंह की सरकार ने, तो अब कैसे उसका वो विरोध करेंगे? सही, बिल्कुल वही चीज हम लोग बनारस में भी देख रहे हैं। कहीं कोई जो बड़ी पार्टियां हैं कोई इसका विरोध नहीं करती हैं, जहां भी कुछ हो रहा है, चाहे वो। और भी कोई कुछ पूछना चाहता है? अब हमारे पास वक्ताओं में तो संदीप जी बचे हैं, वही बताएंगे सब सवाल है तो। अगर नहीं है तो फिर हम लोग एंड की तरफ चलते हैं और आज के संवाद को। एक चीज और जो सामने भी आई है, मुझे भी लगता है कि ये जो आजमगढ़ में ये बना रहे हैं, इसको ये भी इनका है कि ये टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। और ये जो आजमगढ़ की जो जगह है, ये एक गेटवे टू द अयोध्या जाता है। तो अयोध्या को भी एक बड़ा एक टूरिज्म का बना रहे हैं, बनारस में जैसे किया है, फिर मथुरा है इनके एजेंडे में। तो आजमगढ़ से अयोध्या लोग जाएं, एक इनका एक जो इकॉनमी है शायद कमाने का, इन्होंने जो अभी बात कही भी गई है कि विदेश से ही सीख रहे हैं, देख रहे हैं, टूरिज्म से कमाना चाहते हैं। अब जैसे राजघाट के सामने एक पुराना घाट था, भैंसासुर या खिड़किया घाट कहते थे, उसको इन्होंने घाट बना दिया नमो घाट, नरेंद्र मोदी घाट हो गया। और पूरे लोग सब इसको इतना लाइटिंग और सब कर दिया कि इसी से पैसा कमाने के लिए। तो ये भी एक तरीका इनका है कि आजमगढ़ में हवाई अड्डा बना करके वहां से लोग अयोध्या जाएंगे, बनारस से लोग हवाई जहाज से फिर वहां जाए। और जो बात संजीव जी ने कही है वो पूंजीपतियों को दे करके उनको भी कमाना चाहते हैं। तो कुल मिला के सब इनका जो विकास का जो ढांचा है, जो विकास का तरीका है, वही बहुत गलत है, वही सवाल पैदा करता है। और उसका जवाब एक ही है कि हम सब मिलकर अपना विरोध, अपना जो भी है डिसेंट है उठाते रहे, लिखते रहे, बोलते रहे, जहां भी है। कम से कम ये रहेगा कि हम जीते या हारे, कम ये तो रहेगा कि हमने इनका विरोध तो किया, और वही एक तरीका है। और लेकिन कब तक ये इस तरह से करेंगे, ये भी है, हर चीज का एक अंत होता है। और इस उम्मीद के साथ हमें लगता है कि एक दिन हम सब की जीत होगी। हमारी जो गांव में लगातार धरने और बनेगा। इसी के साथ भी बात खत्म हो तो हमें लगता है कि कुछ और कहना चाहती है अगर तो, नहीं तो अभी ये आज बात ही खत्म होगी। अगली जो NAPM का ग्राउंड वॉइस का जमीनी आवाज का जो वीडियो जो चलता है, जो
एक कार्यक्रम जो कहीं भी जहां भी आवाज उठाई जा रही है जमीनी, उसको ले करके वो फिर अगला आपको सूचना दी जाएगी, जिससे आप लोग फिर से जुड़े और उसके साथ फिर आप अपनी बातें रखें भी और बातें अपनी सवाल को भी रखें। इसी एक उम्मीद के साथ कि हम सब की एक बार जीत होगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू मुनीजा जी और सभी जो मंजूरी आंदोलन के खिलाफ लड़ने वाले सभी साथी जो जुड़े हैं, उन सभी को जिंदाबाद। और ये लड़ाई बहुत, हम जब भी वहां गए हैं बहुत ताकत लेके आए हैं और मुझे लगता है कि ये शायद एक बहुत मुझे कभी शायद सरकार ने सोचा भी नहीं था कि आजमगढ़ के स्थानीय लोग इतना बड़ा, क्योंकि यहाँ कोई बड़े संगठन जो सब है वो बाद में आए हैं। जब खबर आई है और फिर वहां ये अच्छी बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथी हो, एनएपीएम के तो राजीव यादव खुद ही कन्वेनर हैं, सभी साथी मुनीजा जी और बाकी एप्वा और बाकी लखनऊ से भी लगातार साथी जा रहे हैं, बनारस से तो लगातार साथियों की टीम जा रही है। पर ये आंदोलन के लीडर है वहां की मुख्यतः महिलाएं, राम नयन जी, मुरली जैसे साथी, उसमें से काफी सारे प्रमोद जैसे साथी, जो काफी सारे साथी आज बोल नहीं पाए। पर इतना कभी शायद सरकार ने और योगी सरकार ने भी सोचा नहीं होगा कि आजमगढ़ के गांव की जनता अपने अन्याय के खिलाफ एक बड़ा आवाज और हुकार बढ़ाएगी और उनको मजबूर करेगी कि वापस किसी भी एक भी सरकारी अधिकारी की गांव में जाने की हिम्मत नहीं हुई है। तो हमें लगता है ये पूरी क्रांतिकारी जनता को ऐसी लड़ाई चालू रखे। ये लड़ाई के लिए बहुत बहुत आगे आने वाले समय के लिए शुभेच्छा और एनएपीएम इस लड़ाई के साथ हमेशा रहेगा, ये बात विश्वास के साथ कहते हुए सभी साथियों को जिंदाबाद। ग्राउंडेड वॉइसेस के अगले इतवार के 6 बजे के सत्र में भी आप सभी सम्मिलित हो और ये अपेक्षा है आप हमारे सत्र देखे, अमोद जी ने वहां पे लिंक डाली होगी, अन्य सत्र भी देखे, जगह जगह पे आने वाली जमीनी आवाजों के वापस उसमें आपकी भी आवाज बढ़े और हम सबके साझे संघर्ष को आगे लेके जाने की लड़ाई में आप सबकी, हमारी सबकी साझी भागीदारी रहे। यह अपेक्षा और विश्वास के साथ जिंदाबाद, जय भीम, सलाम।